हेलो दोस्तों, अशोक आइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम में 2012 का पॉलिटी का पेपर देखने जा रहे हैं, जिसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, और इसमें इसको हम दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू, जिसमें क्या हो कि आप आराम से उसको देखने में आपको भारी भरकम न लगे, इसको 1.5 घंटे में 1 घंटे में समाप्त कर देंगे। और फिर उसके बाद कुछ वीडियो 1.5-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर से एक बना करके फिर इसको दे देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, आपको देखने में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं इस प्रोग्राम के बारे में पता ही है कि हम लोग क्या क्या बताते समझाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए आएंगे, उनको बता देता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम है डिटेल एनालिसिस, जिसमें हम 2011 से लेकर के, इस प्रोग्राम का नाम है डिटेल्ड एनालिसिस, डी से डिटेल्ड, ए से एनालिसिस। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में, 2011 से, मतलब दो भागों को, मतलब इसको 2011 से 2025 तक को हम कवर करेंगे, पूरे एक एक पेपर को, मतलब एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। और क्वेश्चन देखने का मतलब ये नहीं, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है, मान लो कि पेशा से संबंधित है। ठीक है, इसमें कथन 1, कथन 2, कथन 3 है, तो हम एक कथन को भी अच्छे से देखेंगे कि अगली बार हो सकता है कि कथन 1 को मिला करके कोई प्रश्न बना देगा, तो उसमें भी देख लेंगे। मान लो कि क्योंकि यूपीएससी के अभी तक हमने 1979 से 2025 तक के मैंने सारे प्रश्न देखे हैं। 1979 से इंग्लिश में मेरे पास पेपर हैं। कुछ बच्चे मुझसे मांग रहे थे कि सर इसका पेपर दे दीजिए 1979 से, तो मैं इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का है। अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि हमारे पास इंग्लिश का है, हिंदी में इसको मैं बीच में सोच रहा था कि ट्रांसलेट करवा दूंगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं मिला और हमारी टीम भी बहुत बड़ी नहीं है, तो हम लोग इसलिए जो है ये काम नहीं कर पाए। तो खैर, आप 2011 से भी पेपर देख लोगे तो हमने इतना ज़्यादा इसको विस्तार रूप से पढ़ाया है, समझाया है कि जिससे आपका क्या हो कि आप अभी तक जितना सिलेबस पढ़ चुके हो उससे आपका एक तो यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिलेबस यहीं पर रिवीजन हो जाएगा। मतलब रिवीजन आपको दोबारा अपने बुक में जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर ही लगभग आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए। ठीक, तो इसके एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में बिल्कुल कवर करेंगे कि मतलब अगर इसके ऑप्शन से अगर यूपीएससी ने पेपर बना दिया, क्वेश्चन बना दिया अगली बार, मान लो 2026 में कोई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 2026 में मान लो इसके ऑप्शन से आ गया कि मान लो खनिज से संबंधित कोई ऑप्शन से प्रश्न आ गया, तो खनिज को हम दोबारा इतना कवर कर लें कि दोबारा अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो ये 1979 से मैंने ये देखा कि 1979 से 2025 तक के प्रश्नों को देखकर मुझे ये आभास हो गया कि यूपीएससी क्या करता है कि अगली बार, मान लो कि पहली बार इसने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो अगली बार का क्वेश्चन क्या करता है कि इसके ऑप्शन से प्रश्न बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। तो अब जैसे लोकसभा को लेकर के, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के अभी विवाद चल रहा है। ठीक, अब यूपीएससी क्या करेगा, इससे पहले 2012 में, अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यूपीएससी क्या करेगा कि दोबारा उसको फिर से उसके ऑप्शन को घुमा करके किसी तरह रखेगा और प्लस उसके साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कोई जानकारियां उठा करके रख देगा। तो जिससे क्या होगा कि आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे, आप अपने स्तर से लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक पढ़ ही रहे होगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक पढ़ जाओगे, मैं तो आपको यहाँ पर पेज नंबर तक बताऊंगा कि आप इस पेज नंबर में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, मैंने सब नोट कर रखा है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो उसको आप पढ़िए। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि केवल आपको रिवीजन करना है कि मान लो मैंने इसके विकल्प बताए तो इतने विकल्प बता दूंगा, इतना सारा डिटेल दे दूंगा कि आपका 1.5-2 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं कि अगर थीम को भी एनालिसिस करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब थीम को देखते हैं कि जैसे मान लो 2011 में पंचायती राज पेशा से संबंधित प्रश्न है, तो इसी को लेकर के अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि पेशा क्या है, पेशा अनुसूचित क्षेत्र में लागू हुआ, तो अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के फिर से यूपीएससी ने प्रश्न बनाया। तो इस बार 2023 में बनाया जिसमें 39 नंबर, ए सीरीज का आप 39 नंबर का पेपर देख सकते हो। फिर 2025 में फिर बनाया, 56 नंबर प्रश्न देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम तो कुछ ही प्रश्नों को यहाँ पर ले पा रहे हैं और वो भी 2023, 24, 25 के प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन आप 2012 के बाद के सारे प्रश्न भी देख सकते हो कि रिपीट कैसे किया। 2013 में भी रिपीट करेगा, देखना, मैं अभी आगे कराऊंगा ही 2-4 दिन में, ये 12 वाली खत्म हो जाएगी, इसके बाद आगे दिखाऊंगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न कराए, आप आगे भी देख लीजिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से डिटेलिंग बिल्कुल करा रखी है। ये देखिए आप, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए। लोकसभा अध्यक्ष के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसको पॉज करके इसके बारे में पढ़िए। फिर हमने यहाँ प्रश्न लगाया, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, थीम तो वही है, थीम रिपीट कर रही कि नहीं कर रही, तो आप अच्छे से जब पढ़ लो। फिर आया 25 में, आया 24 में, आया 24 में 93 नंबर क्वेश्चन, 25 में 87 नंबर क्वेश्चन, आप अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बिल्कुल भ्रमित करने का प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम तो हमेशा आपको सही दिशा में। अब आप कहोगे कि सर ये वीडियो लेट क्यों हो जाती है, लेट होने का कारण ये कि इसमें इतनी मेहनत लगती है, इतना मटेरियल। अब होता क्या है कि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें फालतू की भी पड़ी हैं, अगर हमको यही करना हो तो मैं डेली आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, लेकिन टाइम लगता है। और दूसरी बात यह है कि हम मेंटरशिप में भी व्यस्त रहते हैं दोस्तों, तो हमारा मेंटरशिप का भी प्रोग्राम चलता है, तो जिस कोचिंग से जुड़े हैं वहाँ से हमें वेतन मिलता है, आय मिलती है, तो वहाँ भी हमारी हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो खैर वहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हम करते हैं वही आपको जो है दिखाते समझाते हैं, यहाँ पर भी कोशिश करते हैं। हमारी डेली टारगेट एक प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, डेली टारगेट करके हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो डेली टारगेट में हम आपको डेली कुछ टारगेट्स देते हैं पूरा करने के लिए। अगर आप उसको कर रहे होगे तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो वही चीज़, वही बुक्स मैं यहाँ पर भी रिकमेंड करूँगा, जिससे क्या हो कि आप डेली टारगेट जो कर रहे हो उसी को पीवाईक्यू की नज़र से, पीवाईक्यू देखने के बाद उसको रिवीजन कर लो। तो फिर हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न से पहले आने के पहले हमारा जो इस सीरीज का डिटेल एनालिसिस जो सीरीज चल रही है, डिटेल एनालिसिस, डी से डिटेल, ए से एनालिसिस, ये सीरीज चल रही है, तो इसको देखने में, इसको
इस सीरीज में हमारा उद्देश्य क्या है? पहली बात तो हमको थीम पकड़ना है कि यूपीएससी थीम कैसे रिपीट करता है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन रिपीट कैसे कर रहा है, 2023 में रिपीट किया, 2025 में रिपीट किया। तो हमारा पहला काम तो यही है। प्लस इसके साथ साथ हमें आपकी बेसिक नॉलेज को भी इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज बी के ठीक है, शॉर्ट में ही लिखूंगा दोस्तों क्योंकि समय कम है और लिखने में भी समय जाता है और जगह भी घिर जाती है। तो हमारी पहला थीम बताना है, दूसरा बेसिक नॉलेज, ठीक, बेसिक नॉलेज। तीसरी चीज़ क्या है? कॉमन सेंस टेक्निक। मेन काम तो हमारा यही है, कॉमन सेंस टेक्निक से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आपको भी, आपने पीछे के प्रश्नों मेरे 2011 से देख रहे होगे, तो सारे प्रश्नों में, अधिकतर प्रश्नों में जहाँ तक लग जाता है वहाँ तक बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस टेक्निक, एलिमिनेशन से ही सॉल्व कराने की कोशिश, क्योंकि यूपीएससी इसी टाइप की कोशिश करता है। क्योंकि सब कुछ आप पढ़ नहीं सकते। आप खुद से सोचो कि आप अगर सब कुछ पढ़ने लगोगे तो फिर ये मान के चलिए कि फिर सिलेक्ट, मतलब आपके पास समय कितना है? आप इन्फॉर्मेशन डेली आ रही है, कुछ ना कुछ न्यूज़ डेली आ जाता है। कभी ईरान का बात आ गई, कभी यूएसए को लेकर के बात आ गई, कभी लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के बात आ गई, कभी बांग्लादेश का मामला आ गया, कभी श्रीलंका का मामला आ गया, कभी कुछ मामला, कभी कुछ मामला। आप दिन भर आप अगर यही करोगे तो आप कैसे कर पाओगे? तो बेसिक चीज़ों का मतलब है कि कुछ बेसिक बुक्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक बुक्स लिस्ट बना करके आपको यूट्यूब पर दे रखी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक। दूसरा काम ये है कि आपको थीम बतानी है, बेसिक नॉलेज बताना है, कॉमन सेंस टेक्निक बतानी है, एलिमिनेशन बताना है। प्लस इसके साथ साथ मेन काम हमारा जो है, इसके पैटर्न में कैसे बदलाव आया, ये हमको देखना है। तो यूपीएससी ने 2023 में बहुत ठीक ठाक परिवर्तन किया था। हालांकि 2022 में ही उसने 5-6 प्रश्न डाल करके ये दिया था। फिर उसके बाद 2024 में उसने क्या किया, 2024 में तो इतना विरोध हुआ 2023 में, क्योंकि 2023 का जो प्रश्न पूछने की उनकी शैली थी वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद थी। तो इसको लेकर के 2023 में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, तो इन्होंने 2024 में पेपर ठीक रखा। हालांकि 2025 में भी पेपर ठीक था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो आराम से 23-24 के पेपर, कि 23 के बाद के पेपर, 26 में भी इतने आएंगे दोस्तों कि आप इस सीरीज को कर लोगे। अब डिटेल डेली टारगेट में दे रहा हूँ, उसको कर लोगे तो आप आराम से 40+ क्वेश्चन तो ऐसे ही कराओगे बिना किसी एफर्ट के। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो 50+ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 50+ क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 हो जाओगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि आपको पैटर्न बताना। तो पैटर्न बताना है कि यूपीएससी ने कैसे पैटर्न में अपने चेंजमेंट किया। तो आपको पता है 2023 में खासकर पैटर्न चेंज किया, 24 में भी पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन ऐसा चेंज हुआ है कि वो आराम से किया जा सकता है। जैसे कि 3-3 कथन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, हो सकता है यहीं कहीं हो। जैसे ये पूछा कि मान लो इस तरह का प्रश्न, ठीक है, तो एक कथन और रख दिया नीचे, तीसरा कथन, ठीक है। तीसरा कथन के बाद नीचे लिख देगा कूट कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 1 पहले की व्याख्या कर रहा है, ठीक, ऐसा कुछ लिख देगा। 2-3 बिल्कुल सही है और 2-3 मिलकर के 1 की व्याख्या कर रहा है। इस तरह का कुछ कथन होगा, जिन्होंने देखा होगा तो उसको पता होगा, आगे मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। तो पैटर्न के साथ साथ आपको नेचर को भी देखना है, ठीक है। तो ये काम करना है। तो ये 3-4 काम हमारे इस टारगेट की सीरीज का उद्देश्य होता है, ठीक। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज में कुछ चीज़ें 2023, 24, 25 के पेपर नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी एक सीरीज चल रही है डेली टारगेट, सॉरी पीवाईक्यू एक नज़र, जिसमें हम केवल प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को ही, पीवाईक्यू एक नज़र, प्रीलिम्स के ही प्रश्नों को हम उठा करके क्या करते हैं कि उसका जो है अच्छे से थीम बताते हैं, पैटर्न बताते हैं, उसका नेचर बताते हैं, यूपीएससी क्यों पूछ रहा है, और इस पीवाईक्यू को देखने के बाद आप अगली बार कैसी तैयारी करोगे तो आपको दिशा देते हैं। तो आप चाहो तो इसी में लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना जा करके, ठीक है। तो ये काम करिए। तो इससे क्या होगा कि आप इतना काम करने लगोगे तो आपको मान के चलिए कि प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। तो प्रीलिम्स को इसी तरह से पढ़ा जाता है हमारी कोचिंग मंडी, क्योंकि भाई आप कितने भी एमसीक्यू लगा लो। किसी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि हमें इसी तरीके से किसी कोचिंग के प्रैक्टिस सेट को करा दीजिए। मैं 1000 बार करा दूंगा दोस्तों, आपके कहने पे करा दूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, ये कभी भी यूपीएससी के क्वेश्चनों का विकल्प नहीं बन सकते, मतलब पीवाईक्यू का विकल्प नहीं बन सकते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले तो आपको ये कराना है, इसके बाद आपको एनडीए सीडीएस जितने भी, अभी नहीं, जितना अभी मैं करा रहा हूँ इतना आप करिए। इसके बाद जितने भी एनडीए सीडीएस वगैरह के एग्जाम है, ये सारे एग्जामों को यूपीएससी जितने एग्जाम कंडक्ट कराता है सारे के सारे पीवाईक्यू करा दूँगा, लेकिन इस बार नहीं करा पाऊंगा 2026 में, इसके बाद मैं कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी दोस्तों। हाँ, कभी अगर ज़रूरत पड़ी, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति को रखना पड़ा आपकी किसी चीज़ के लिए, हो सकता है मेरे पास समय ना हो, तो उसके लिए हो सकता है कि हम पैसे आपसे थोड़ा लें। तो हमारी सीरीज का माध्यम क्या था? थीम बताना, बेसिक नॉलेज एनहेंस करना, कॉमन सेंस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना, एलिमिनेशन लगाना, पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न में देखना कि कोई चेंजमेंट हुआ है क्या, और उसको यूपीएससी के नेचर को देखना, ठीक है। तो ये काम हमारा मेन है। तो हम चलते हैं अब इस प्रश्न को करते हैं, ठीक। तो थोड़ी सी बातें हो जाती हैं 2-4 मिनट, तो उसको लेकर के परेशान मत होना, क्योंकि ये मुख्य बातें ही होती हैं। इसको लेकर के अगर बात नहीं करेंगे तो फिर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं हो पाएगी, मतलब आगे की तरीका पढ़ने का सही नहीं रहेगा। तो इसको देखते हैं। पंचायत जिसको हम पेशा बोलते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए, पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। व्हाट इज द रोल या पावर ऑफ ग्राम सभा, ठीक। 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है, ठीक। सिंपल देखो, सिंपल सोचना है। अब इसमें कहीं पर हुआ, कहीं पर कुछ नहीं बनाना कि मुझे स्पेशल पीएचडी करनी, कुछ नहीं सोचना, सिंपल सोचो कि क्या क्या हो सकता है। अब मान लो कि पंचायत क्षेत्र में पहले क्या था, 1996 से पहले आपको पता होगा 1992 में 1992-93 में
आपको पता होगा कि हमारे पास 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 73वां सभी राज्यों में ग्राम सभा के लिए था, 74 भी ग्राम सभा, लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं था जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र को आपको पता है कि वहाँ पर उनकी संस्कृति, उनका कल्चर अलग होता है, तो वहाँ पर हम सब चीज़ को नहीं लागू कर सकते। तो वहाँ क्या है, लागू करने के लिए हमें अलग से सिस्टम देखना पड़ता है, वहाँ के राज्यपाल थे, वहाँ के स्थानीय जनजातियों से भी पूछना पड़ता है, ठीक। तो इसके लिए आप ग्राम सभा जब 1996 आई दिलीप सिंह भूरिया की अनुशंसा पर, तो ये इसमें क्या क्या था, तो इसको सिंपल सोचो कि क्या हो सकता है। अब इसमें सोचो ग्राम सभा के पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आंसर कमेंट में दे दिया होगा, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान रहता है तो मैं पिछली बातें, आगे की बातें भूल जाता हूँ। तो अभी प्रेजेंट में रहकर क्वेश्चन को करते हैं कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। अब बताइए कि जो जनजाति अनुसूचित क्षेत्र कहाँ पर, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र एक तरीके से मान के चलो मोटा मोटा। तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र, जो ग्राम सभा है उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई जो भूमि होती है वो जनजातियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, भूमि और वहाँ पर लगे हुए वन, क्योंकि वहीं पर रहते हैं। इसी को लेकर कहते हैं अंग्रेजों से उन्होंने विवाद किया, अंग्रेजों के साथ बहुत सारे विद्रोह किए। आपको पता होगा ना कि बहुत सारे हम लोगों ने जनजातियों ने विद्रोह भी किया इसी को लेकर के, भूमि को लेकर के, वन उत्पाद को लेकर के, ठीक है। इससे पहले 2011 मैंने कराया था क्वेश्चन कि जनजातियों का साझा कारण क्या था, विद्रोह का साझा कारण क्या था। साझा मतलब मुख्य कारण क्या था, उसने पूछने का उद्देश्य यही था। हिंदी में उसने साझा कारण, इंग्लिश में कॉमन कॉज लिख दिया था, ठीक। तो साझा कारण क्या था, यहीं से अगर 2011 का पेपर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये प्रश्न आराम से कर लेते। एक ऑप्शन तो आपका इसी से ही हो जाता, 2011 का हिस्ट्री के पेपर में था। तो उन्होंने एक क्वेश्चन, उसका डी ऑप्शन था, मुझे याद है हल्का हल्का। तो डी ऑप्शन में उन्होंने दिया था कि संपूर्ण भूमि का विदारण, डिस्ट्रप्शन ऑफ लैंड्स, जनजातीय क्षेत्रों में जो भूमि है उसका पूरी तरह से विनाश। तो ये अंग्रेज कर रहे थे, इसी को लेकर के उनका साझा कारण, मतलब हर जगह ये मेन कारण हो रहा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ ग्राम सभा पर अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने, मतलब अगर वो भूमि बेचने लगेंगे बाहरी, तो बाहरी शक्ति आकर के उनके क्षेत्र में, मान लो कि कोई बाहर, भारत से बाहर का क्षेत्र का कोई व्यक्ति मान लो कंपनी खोलना चाहता है, वो जनजातीय क्षेत्र में घुस जाएगा, उनकी भूमि ले लेगा, तो इससे फिर उनकी जो कल्चर है, उनकी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो सिंपल सोचो तो ये हो सकता है, एक तो बिल्कुल सही होगा। तो आप देखो एक कहाँ कहाँ है, विकल्प एक सही है, बी सही है, डी सही है, सी को हटा दिया। तुरंत जैसे ही आपको ए यहाँ से सही मिले तो तुरंत नीचे जाओ, कॉमन सेंस अप्लाई करो, तुरंत एलिमिनेशन लगाओ कि नहीं, हमको कहीं कम से कम 25% संभावना तो कम कर दें सही होने की, गलत होने की 75% गलत होने की संभावना रहेगी। फिर देखेंगे आगे, फिर क्या करें, ग्राम सभा के पास लघु वन उपज, अब उनसे जो पेड़ पौधे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जनजातियों को, इसी में तो जनजाति टिके होते हैं, तो लघु वन उपज का स्वामित्व होता है ग्राम सभा के पास ही होगा। तो दो बात भी बिल्कुल सही है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको भी देखेंगे, तो अब आपका एक कट गया, अब आपका बी सही होगा या तो डी सही होगा। तीसरा पढ़ते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज, अब इंग्लिश मैंने इसको रेड कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल ये सोचोगे किसी भी लिख दिया एक्सट्रीम वर्ड इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु तो ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। अब देखिए किसी भी खनिज का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जैसे लौह के या एल्युमिनियम के, ये बड़े खनिज भंडार हैं जिसका केंद्र पर नियंत्रण होता है, केंद्र इसके लिए कानून बनाती है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। तो जनजातीय क्षेत्र में कैसे हो जाएगा, कुछ छोटे छोटे जो खनन क्षेत्र होते हैं उनके लिए उनका उसमें हाथ पैर वो चला सकते हैं, उन पर उनका अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन बड़े खनन क्षेत्र के लिए मान लो कि कोयला की खदान निकल आई, तो वहाँ पर फिर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, वो कोल फैक्ट्री वहाँ पर होगी। तो आप सिंपल सोचो कि झारखंड में मान लो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, सिंपल अप्लाई करो कॉमन सेंस। झारखंड में मान लो कि कहीं पर झरिया में मान लो कि जो है एक बोकारो है, मान लो बोकारो में एक जो क्षेत्र वहाँ पर आपको जो है कोयला क्षेत्र है। अब कोयला क्षेत्र में वहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी रहती हैं, और उस कोयला क्षेत्र में क्या जनजाति की ग्राम सभा का अधिकार होगा, तो वो कोयला क्षेत्र में केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। तो सभी खनिज क्षेत्र नहीं होंगे, किसी भी खनिज क्षेत्र के लिए खनन पट्टा यहाँ पर किसी भी लिख करके थोड़ा सा स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन आपको इसके चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि यूपीएससी इस समय उल्टा भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब बताने लगे कि स्ट्रीम वर्ड को पकड़ करके आंसर तक पहुँच जाओ, लेकिन छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन हर प्रश्न में आप लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो तीसरा गलत हो गया, जैसे तीसरा गलत होगा तो ये गलत होगा, ये गलत, पहले हमने इसको इसी को गलत मान लिया था, तो डी गलत हो गया, आपका एक और दो सही हो जाएगा। ये प्रश्न इस 2023 में 2025 में पूछा इसी संबंधित, इसको पॉज करके आप देख लेना। फिर आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। अभी इतना आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और मैं चीज़ें तो कहने से बचूंगा, लेकिन आपका रिवीजन इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपने जितना भी लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा पेशा एक्ट, वो सब यहीं पर रिवाइज हो जाएगा। अब एक पॉइंट तो रिवाइज नहीं करा सकता, क्योंकि पूरी तरह से किताब तो मैं छाप नहीं सकता कि लक्ष्मीकांत 2 फलाने करके, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको पढ़ते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियाँ निम्नलिखित है, ठीक। पेशा एक्ट में 1996 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या शक्तियाँ थी, तो भूमि हस्तांतरण रोकना, पहला काम तो यही था। तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और किसी भी अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस दिलाने की शक्ति होती है, ठीक। तो पहला तो ये सही है। लघु वनोपज का स्वामित्व
अधिनियम के तहत ग्राम सभा को लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP का स्वामित्व प्रदान किया गया है, जिससे वे इन संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण स्वयं कर सके। ठीक, दूसरा ये सही है। अब देखिए इनको अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, क्योंकि अगली बार क्या करेगा, इन्हीं को घुमा करके प्रश्न आपसे फिर से पूछ लेगा। तो ये यहाँ से तो इसके ऑप्शन से पूछ ही सकता है, लेकिन जो हम लोग ये बता रहे हैं यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न फंस जाते हैं, इसलिए इनको जरूर देखो कि इनकी व्याख्या इसलिए विस्तार से क्यों दी जा रही है, 3-3, 4-4 पेज की दी जा रही है। फिर तीसरा, खनिजों हेतु अनुशंसा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज के लिए पूर्वेक्षण या पूर्व सर्वेक्षण भी मान लो, पूर्वेक्षण लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है। ये तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ है, उपयुक्त तीनों कथन पेशा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही है, लेकिन इसमें एक नीचे दिक्कत है, आगे देखते हैं। नोट, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2012 की आधिकारिक कुंजी के अनुसार इसका सही विकल्प B 1 और 2 माना गया। ठीक है, वैसे तीनों सही है, लेकिन किसी भी खनिज के कारण से वो गलत हो जा रहा था। लेकिन इसका तकनीकी अंतर मुख्य कारण कथन 3 में प्रयुक्त शब्द किसी भी खनिज है, पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार। ठीक, अब लघु खनिज अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में केवल लघु खनिज, अब ये तय करने का काम केंद्र का होता है कि लघु खनिज किसका होगा और बड़े खनिज किसके पास होंगे। ठीक है, के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस से खनन पट्टा देने हेतु ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा अनिवार्य होती है। ठीक है, मुख्य खनिज, अब जो मेजर माइनर्स मिनरल्स होते हैं, यानी मुख्य खनिज अधिनियम खनिजों जैसे कि लोहा, कोयला आदि के लिए ग्राम सभा की ऐसी अनिवार्य अनुशंसा का स्पष्ट उल्लेख नहीं, इसीलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि कथन 3 में किसी भी खनिज लिखा है जिसमें मुख्य खनिज भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए यूपीएससी ने इसको गलत माना। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, अभी खनिज अधिनियम भी आया था, आपने उसमें पढ़ा भी होगा। फिर आगे चलते हैं, अब लोग पेशा के बारे में पढ़ लेते हैं। पेशा अधिनियम 1996 को लाने का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता है कि पंचायतों में जो पंचायतें थी, आपके अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पर स्वशासन जो ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र में, वहाँ पर नहीं था। तो उससे पहले 1992 में 73वां संविधान सभा पूरे भारत में लागू हो चुका था, तो सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार था। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा थी, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं होता था। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि इसको पेशा एक्ट ला करके दिलीप सिंह भूरिया की अनुशंसा पर इसको अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू कर दिया। तो 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे अभी। तो पंचायती राज विस्तार 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए पंचायती राज के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों भाग, अनुसूचित क्षेत्र मतलब कि अनुसूची 5 आपको पता होगी, अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं हुए थे। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो सभी पूरे भारत में लागू हो गया था। पेशा का मुख्य उद्देश्य इन प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ये तो पता ही है। फिर दूसरा, स्वशासन और सेल्फ रूल। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को स्वयं के शासन, सेल्फ रूल का अधिकार देना था, ताकि वे अपनी पारंपरिक प्रणालियों के अनुसार अपनी ग्राम सभाओं के माध्यम से निर्णय ले सके। ठीक, तीसरा, संसाधन का अधिकार। आदिवासियों को उनकी भूमि, जल जंगल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का पर पारंपरिक अधिकार और नियंत्रण वापस दिलाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब देखो दोस्तों, इससे सवाल फिर से बनने की संभावना इसलिए है कि आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत में ये बड़ा विवाद चलता रहता है। कुछ कंपनियां अभी बीच में गई और उन्होंने वहाँ की सरकार को किसी तरीके से मना करके समझा करके वहाँ की जनजातियों भूमियों को लेने का प्रयास किया। तो इसलिए ये संसाधन के अधिकार पर संबंधित या उनकी भूमि से संबंधित कोई सवाल फिर से बना सकते हैं। ये खनिज चर्चा में बना रहता है तो भी बना सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर लिखा है शोषण से मुक्ति। बीच बीच में पानी पीता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि बोलते बोलते गला सूखने लगता है। तो शोषण से मुक्ति, आदिवासी आबादी को साहूकारों, मनी लेंडर्स के शोषण, अवैध भूमि हस्तांतरण और विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन से बचाने के लिए ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाया गया। ठीक, तो ग्राम सभा को शक्तिशाली क्यों बनाया गया? शोषण से मुक्ति करने के लिए, इसीलिए लाया गया था। फिर सांस्कृतिक संरक्षण, आपको पता है कि जनजातियों के अपने कल्चरल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक उनके त्यौहार होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो अपने ढंग से बनाते हैं, उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आदिवासी समुदायों को विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित और सुरक्षित रखना इस कानून का एक अनिवार्य हिस्सा, इसलिए भी लाया गया था। ठीक, तो पृष्ठभूमि क्या थी, ये क्यों लाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह कानून दिलीप सिंह भूरिया समेत 1995 की सिफारिशों पर 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, 24 दिसंबर दुनिया के दिसंबर, ठीक है केवल दिसंबर याद कर लो कि 1995 में अनुशंसा की दिलीप सिंह भूरिया सर ने और 1996 में ये लागू हो गया। तो पेशा अधिनियम 1996 वर्तमान में भारत सरकार के 10 राज्यों, भारत सरकार नहीं, भारत के 10 राज्यों में के उन क्षेत्रों में लागू हुई जिन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक, जो राज्य 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र हैं उन्हीं के 10 राज्यों में ये लागू। ठीक, तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं अनुसूची लागू। ठीक है, तो पहले हम इसको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है,
महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इसको याद करने की ट्रिक मैं तरीका बता देता हूँ आपको कि आप भारत का मैप बनाइए इससे करके, ठीक है। इस तरह से मैप बनाया आपने और इसको इस तरह से करके, इस तरह से ऊपर का भी हिस्सा बना लेना आप इधर से करके, और ये ठीक है। अब इसमें से आप ऐसे याद करो कि हिमाचल प्रदेश, ठीक, राजस्थान, या ऐसे, ठीक है, पूरा राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी के बगल में आपको मध्य प्रदेश लगा होगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आओगे थोड़ा सा तो आपको झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, थोड़ा सा मैप में आप देखते लेना, उड़ीसा के बाद नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में आपको, क्योंकि तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से ही कट के बना है तो आप जोड़ लो, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मतलब यही पूरा राजस्थान, ये गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश 5वां, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां आपका झारखंड, फिर 8वां उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 9वां, तेलंगाना 10वां। ऐसे याद कर लो तो ये एक लाइन बन गई इस तरह से, तो आपको ये भूलेगा नहीं दोबारा, नहीं तो बार बार ऐसे इधर उधर याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा एक सीक्वेंस में याद करो इस तरह से। आपको दूसरे पेन से भी दिखा देता हूँ, ऐसे याद करो, ये इस तरह से, ठीक है। ये सांप बन गया क्या? ठीक है, तो इस तरह से आप याद करोगे तो ये चीज़ें जो है आपके माइंड में छपी रहेंगी। फिर क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी, राज्य बनाम केंद्र। हालांकि यह केंद्रीय कानून है, ठीक है, पेशा जो कानून है ये केंद्रीय कानून है, लेकिन राज्यों को अपने स्वयं के पेशा नियम, पेशा रूल्स बनाने होते हैं ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। केंद्र ने अपना कानून बना करके राज्यों को सौंप दिया। ऐसे 73वां 74वां संविधान संशोधन भी आया था, फिर राज्यों ने उसमें अपने अपने हिसाब से संशोधन कर लेते, ठीक है। तो पेशा के मामले में राज्यों को भी ये अधिकार। हालिया अपडेट, अब हाल ही में क्या किया गया, ये आखिरी चीज़ पढ़ो, राज्य बनाम केंद्र। हालांकि यह केंद्रीय कानून है, ठीक है, ये याद रखना, लिख देगा कि ये पेशा कानून है जो राज्यों के द्वारा बनाया गया। तो पहली बात तो ये केंद्र के द्वारा बनाया गया पेशा कानून, लेकिन राज्यों को इसमें स्वयं के पेशा रूल, कुछ नियम इसमें, मान लो कि राज्य को देखने, मान लो कि जनजातीय क्षेत्र, उसमें कुछ उनके कल्चर ऐसे होंगे जिनको जोड़ना अनिवार्य होगा, उसमें पहले नहीं जुड़ पाए तो उसमें जोड़ सकते हैं, नए नए कुछ उनके रूल्स होंगे ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो इसमें हाल में कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कुछ इसमें अधिसूचित किए नियम अपने, तो उसके बारे में हो सकता है ये प्रश्न बन जाए। तो हालिया अपडेट में हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने अपने पेशा अधिसूचित पेशा नियम अधिसूचित किए हैं, जिसमें वहाँ की ग्राम सभाओं को अब और अधिक व्यवहारिक शक्तियाँ मिल गई हैं, ठीक। अपवाद क्या है, यह कानून पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको हमेशा याद करो ATM स्क्वायर, ATMM, मतलब M का मतलब M स्क्वायर, ऐसे कर लो, M स्क्वायर मतलब M 2 बार हो गया। तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और मेघालय। अब मणिपुर ना समझ लेना, मणिपुर का मतलब क्या होता है, मणि मतलब इसको ऐसे याद करो, मनी, ऐसे याद करो, मनी मतलब हिंदी में लिखोगे तो ऐसे मनी होगा, इसको मणि भी लिख सकते हैं इस तरह। मणि का मतलब उसके बाद बहुत पैसा है तो उसको इसमें नहीं शामिल किया गया, सिंपल ऐसे याद कर लो कि मनी मतलब उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इसलिए वो इसमें शामिल है। तो मेघालय और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये आपको दोबारा नहीं दिमाग में भूलेगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगे। तो मणि का मतलब उसके बाद बहुत पैसा है तो वो इसमें शामिल नहीं हुआ, सिंपल याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू नहीं है क्योंकि यह 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसमें नियम, इसकी परिभाषा ये 5वीं अनुसूची की, कि 6वीं अनुसूची के राज्यों को छोड़कर के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पर ये राज्य मतलब अनुसूची होंगी वो राज्य शामिल होंगे, तो इसकी परिभाषा में ही लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए आपको इसमें और थोड़ा सा जाकर के पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने इसमें बता दिया आपको कि नई लक्ष्मीकांत जो आपका 7वां एडिशन होगा, 7वां एडिशन, पुस्तक का चैप्टर नंबर 39, चैप्टर नंबर कौन सा 39 और पेज नंबर 336, और चैप्टर नंबर 42 पेज नंबर 355 पढ़ें, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक में ये जाकर के आप पढ़ो, क्योंकि मैंने इसमें रिकमेंड भी आपको पहले, डेली टारगेट हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है डेली टारगेट, उसमें मैं लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक ही आपको बार बार बताता हूँ कि उसके कुछ चैप्टर आपको मैं बता भी चुका हूँ, तो इसको भी जाकर के उसी में ऐड कर लो, ये भी पढ़ लो जाकर के, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन हम चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना है। अब इसको सिंपल देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस से करते, पॉज करिए, इसका जवाब दीजिए। अब हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, स्थगन प्रस्ताव, इंग्लिश में भी पढ़ लो, एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक। किसी चीज़ को स्थगित करना, सिंपल सोचो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक देहाती लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ करके हम ये चीज़ों को पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ होगी, मान लो स्थगन लिखा है तो हम इसको स्थगन, इसका मतलब स्थगित से संबंधित कुछ है, मतलब डिले करना है, कुछ चीज़ों को हटाना है, कोई बहुत सारी बातें चल रही हैं उसमें बीच से उसको कट करके दूसरी चीज़ जो नई बात है और बहुत प्रासंगिक मुद्दा है उसको लेकर के आना, तो इसलिए तो ही स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन टाइप का किया जाता है कि अभी इसको पोस्टपोन करिए, जो चीज़ हाल में चल रही है उसको लेकर के आते हैं, कोई विशेष मुद्दा हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपल आपने वैसे पढ़ा होगा स्थगन प्रस्ताव, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिनको हर चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हो, किताब की एक एक रट नहीं डालोगे चीज़ों को, यहाँ पर कॉमन सेंस भी अप्लाई करो। तो यहाँ पर सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, मान सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हम अभी नीचे भी पढ़ेंगे,
विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। अब ये बताओ, स्थगन प्रस्ताव का मंत्री से सूचना प्राप्त करने से क्या लेना देना है? प्रस्ताव स्थगन लाना है और मंत्री से सूचना, तो मंत्री से सूचना तो वैसे भी पूछ लेता है प्रश्नकाल में ही। तो बी तो बिल्कुल गलत हो गया। एलिमिनेट करिए, क्वेश्चन को हमेशा एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सी, किसी अनुदान की मांग। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है हमने टाइप कराई हैं, तो जो टाइपर है उसने पहले टाइप किया था और इस समय होली में घर गया हुआ है, तो वो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें कर देते। तो यहाँ पर मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, अब अनुदान की मांग को लेकर के अनुदान की मांग कटौती प्रस्ताव आता है, कट मोशन आता है, तो उसके लिए ये नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि ये नहीं होगा। फिर डी देखते हैं, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने की कार्रवाई स्थगित करने हेतु। इसके लिए भी आचार संहिता होती है और बहुत से नियम होते हैं, संसद के नियम होते हैं, उसमें लोकसभा अध्यक्ष को ही शिकायत करी जाती है कि ये सदस्य ऐसा बात कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो चीज़ें आप देखते ही होंगे। अब बचा पहला, अब सीरीज बात है, जब हमने एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच गए तो बचा एक। ऐसे ही किया जाता है, आप हमेशा ऐसे भी देखना कैसे, जब आप कॉम्प्रिहेंशन करना, तो मैं उसको भी ऐसे ही कराता हूँ। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विकल्प एक सही है। भारतीय संसद विशेष रूप से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन का मुख्य उद्देश्य सदन का ध्यान किसी भी निश्चित डेफिनेट अत्यावश्यक अर्जेंट और सार्वजनिक महत्व पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले की ओर खींचना है जिस पर तुरंत चर्चा की आवश्यकता हो। ठीक, अब जैसे वर्तमान के ही मामले देख लो। वर्तमान में ईरान में आप देख रहे हो, खामनेई साहब का जो है, खामनेई साहब के ऊपर हमला किया गया, उनकी मृत्यु हो गई, और इस मामले को लेकर के हो सकता है वहाँ पर गृह युद्ध टाइप की सिचुएशन बन जाए और विश्व युद्ध टाइप का भी कुछ और भी मामला बढ़ सकता है। तो वहाँ पर जो ईरान में हमारे देश के नागरिक बचे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए कोई ऑपरेशन चलाना हो या कुछ करना, तो अभी संसद मान लो सत्र चल रही, मान लो सत्र चल रही, ठीक, सत्र चल रही है, इसी बीच में कोई मामला चल रहा है, मान लो हम लोगों ने बजट के विषय में किसी विषय में अभी चर्चा हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हो गया, क्या ये मामला हो गया ईरान वाला, अब वहाँ से लोगों को निकालना है, तो हम तुरंत इसको जो है, ये जो सत्र चल रही है इसमें बजट की मान लो बात चल रही है या कोई विशेष मुद्दे पर बात चल रही है, तो उसको हमने साइडलाइन किया और वर्तमान का जो मामला है ईरान का मामला, इसको हम लेकर के बात करने लगे। ठीक, या कोई और मामला ले लो, जो मान लो कि ईश्वर न करे रेलगाड़ी की दुर्घटना हो गई या कोई और घटना हो गई, तो उसको लेकर के भी विवाद होता है, तो ये जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो फिर पढ़ते आएंगे असाधारण प्रक्रिया। इसे एक असाधारण प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का नियमित कामकाज रोक दिया जाता है। ठीक है, तो नियमित कामकाज जो होता है उसको रोक दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन, इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब कोई भी ऐसे सांसद आके मुंह उठा के चलाएगा तो इसको सबके लिए नहीं, इसमें कम से कम इसकी सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए 50 सदस्य का होना तो जरूरी, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये विशेष मुद्दा कुछ स्पेशल प्रकार का है, तभी अविलंबनीय प्रकार का है जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, तो उसको हम ला सकते हैं। फिर इसमें केवल लोकसभा, चूंकि इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा का तत्व शामिल होता है, इसलिए यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक में राज्यसभा को भी शामिल किया दोनों बार। 5वीं, मेरे पास 2 बुक हैं, 5वीं जो उसकी पुस्तक थी 5वां एडिशन, और फिर इसमें 7वें में भी, इस मेरे 5वीं के बाद 7वीं, तो 7वीं में भी उन्होंने ये गलती करी, लेकिन इसको मैंने कई जगह देखा तो उसमें लोकसभा ही केवल दिया, राज्यसभा नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या समय सीमा, इस प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है, तब देखिए अन्य विकल्प के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, तो इन विकल्पों को भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप पुस्तक जरूर पढ़िए, यहाँ से रिवीजन आपका हो जाएगा, लेकिन पुस्तक छोड़ दोगे, अब मान लो प्रश्न काल है, तब स्पेशल प्रश्न काल के विषय में भी चर्चा करने लगे तो फिर इससे क्या हो जाएगा, तो फिर हम एक क्लास को 5-6 महीने तक पढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है अलग से भी कभी क्लास लेकर के विस्तार से इसमें चर्चा कर देंगे। लेकिन जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं दोस्तों, और आपको बीच बीच में गाइड भी किया जा रहा है कि आप इतने नंबर पेज में जाकर पढ़ लीजिए, उतने नंबर पेज में जाकर पढ़ लीजिए, ऐसा फ्री में कोई नहीं देता है। अब इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सहयोग भी करिए क्लास को, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, जिससे क्या हो कि आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु इसके लिए प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर के दौरान तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पता ही है, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करनी, तो इसके लिए कटौती कट मोशन लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। ठीक, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु यह पीठासीन अधिकारी स्पीकर या चेयरमैन के अनुशासन बनाए रखने के अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसके लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं आता। ठीक, वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करते हैं, तो उसके लिए स्थगित वो बोल लेते हैं, सदन को स्थगित किया जाता है फलाने तारीख तक। ठीक, मान लो कि 1 तारीख चल रही है, 3 तारीख है, 4 तारीख है मान लो, अब आज जो है 4 तारीख है, आपको पता है, तो मान लो कि 6 तारीख तक सदन को या 5 तारीख तक स्थगित कर देते हैं। ठीक, और जब स्थगित लास्ट टाइम में करेंगे कि मतलब अब सदन का सत्र भी खत्म होना है, तो वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं और फिर राष्ट्रपति उसको सत्रावसान करवा देते हैं। ठीक, तो ये इसके विषय में आप जाकर के थोड़ा सा स्पेशल जाकर के पढ़ लेना। ठीक, क्योंकि अब इतना बताएंगे अगर अंदर जाकर के तो फिर क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, आप पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, पेपर भी आ रहा नज़दीक, समय भी आपका व्यर्थ ना जाए।
तो कुछ भी चीज़ें आपको भी पढ़नी है। छठवां नंबर क्वेश्चन है ये ए सीरीज का 2012 का, इसको भी देखना है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित भी कर सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। डीपीएसपी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, आपको पता है ये डीपीएसपी है, लेकिन आगे प्रश्न पूरा पढ़िए तब आंसर देना। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? अब इसमें आपको सिंपल सोचना है, बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तरीके सोचना है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो ये प्रश्न आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। अब इसमें विशेष कहीं पर आपको स्पेशल जानकारी की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको कॉमन सेंस से ही प्रश्नों को सॉल्व कराऊँ, ज़्यादा कहीं पर हो हुआ नहीं करना है कि हमको ये भी चीज़ पढ़नी है। आपको करना है तो सिर्फ 50 क्वेश्चन है ना, आप क्यों हो हुआ मचा करके 100 क्वेश्चन के चक्कर में पड़े रहते हो? 2-4 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो बहुत टफ होंगे, फिर कोचिंग मंडी वाले बताते हैं कि ये हमारे से आया, उससे आया, ये वो दुनिया भर का र्यूमर मार्केट में फैलता है, फिर आप 2-3 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए स्पेशल बुक पढ़ते हो। लेकिन आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, इसके लिए बेसिक चीज़ें जो हमने बुक्स बताई हैं उनको पढ़िए, आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, गांधीवादी सिद्धांत की बात कर रहा है। गांधीवादी सिद्धांत तो आपको पता है डीपीएसपी को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा है, और जब भी आप भी पढ़ो तो इसको 3 भागों में बांट के देखो। गांधीवादी अवधारणा, ये गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। एक उदारवादी है, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, और तीसरा आपका समाजवादी, ठीक है। अब इसमें से देखो कि समाजवादी कौन सी चीज़ें हैं, उदारवादी कौन सी चीज़ें हैं, गांधीवादी कौन सी चीज़ें हैं। तो सिंपल आपको दिमाग लगाना है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, मतलब सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उदार टाइप का नहीं लग रहा है आपको कि ये थोड़ा उदार, चलो हम इसको मान सकते हैं कि ए को छोड़ दो। दूसरा देखो, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। अब आप गांधी जी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ा होगा, तो गांधी जी ने हमेशा ग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, ठीक है। ग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा वो ध्यान मतलब की बात करते थे। आपको पता होगा उनकी बहुत सारी मानसिकता अवधारणा में समझ में ये आ जाता है कि वो ग्राम की तरफ, उन्होंने कहा था कि ग्राम में ही शासन होना, जैसे राज्यों की अवधारणा वैसे ग्राम में भी एक कानून की अवधारणा होनी चाहिए। बाद में वो 93 में, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए, पंचायती राज की अवधारणा बाद में आई, जोड़ी गई, तो वो गांधीवादी ही विचारधारा थी। बाद में यही डीपीएसपी के ही प्रावधान को वहाँ पर कानून बना करके जोड़ा गया, ठीक है। अनुसूचियाँ जोड़ी गई 11वीं 12वीं। तो ये आपको 2 तो लग रहा होगा कि गांधीवादी है, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको सही मानो। ये सही हो सकता है, ठीक है, 2 सही हो सकता है, 4 सही हो सकता है, मतलब डी सही होता है। तीसरे को काट दो, तुरंत काटा, 75% संभावना तो है ये सही होने की। फिर देखो, सब ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अब ग्रामीण फिर आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ग्रामीण फिर आ गया, इसका मतलब ग्राम की बात कर रहा है, कुटीर उद्योग। अब भाई ग्राम में ही शासन चलेगा तो कुटीर उद्योग भी स्थापित करने पड़ेंगे, ये भी गांधी जी बोलते हैं, ठीक। तो 2 और 3 कहाँ पर है? अब पहले में 2-3 नहीं है तो इसको काट दिया हमने। अब हमारी या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक। अब चौथा पढ़ते हैं, सभी कर्मकारों मतलब कि कर्मचारी जो होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब बताइए, कर्मकारों कर्मचारियों की बात आपको पता है कि थोड़ी सी समाजवादी अवधारणा नहीं लग रही? कि आप जब उनके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि समाजवादी में क्या कहते हैं वो, कि जितने भी उद्योगपति हैं इनको 2 भागों में भागो, हैव्स और हैव्स नॉट, ठीक है। हैव्स नॉट में बदलो। हैव्स नॉट कौन है? जो मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग के लिए कोई ऐसा काम करोगे जैसे अवकाश करना, सांस्कृतिक अवसर लाना, ये थोड़ा सा आपको इससे डायरेक्ट जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब एक बात कह रहा हूँ नॉर्मल सिंपल सोचने के, बाकी अंदर जाके इतना सोचोगे तो फिर दिक्कत। थोड़ा सा सोचो कि ऐसा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में ये समाजवादी अवधारणा में नजर आता है, तो हम इसको जो है 4 को हटा देंगे कि गांधीवादी तो नहीं होगा। तो 4 को जैसे ही आपने हटाया, ये हटा, ये हटा, ये हटा, आपका बी सही हो गया। और वैसे भी पहले के आधार पे भी आप सोचते, मान लो पहला वाला नहीं कंफ्यूज हो रहा, लेकिन चौथा तो कंठस्थ है ना, जैसे आपने चौथा काटा तो बी तो आ गए। लेकिन आप पहले से भी 2-3 को काट रहे थे, तो 2-3 में या तो बी सही होता या तो डी सही होता। डी में चौथा कट गया तो आपका बी ऐसी सही हो गया, ठीक। तो ये है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, केवल 2 और 3। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उनकी प्रकृति और उद्देश्यों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत या उदारवादी, ठीक। दिए गए कथनों का विश्लेषण निम्नलिखित है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसको सिविल या संहिता सुरक्षित करना, अनुच्छेद 44, यह एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है, गांधीवादी नहीं है, ठीक। तो ये तो बिल्कुल सही, हम लोग पहले पढ़े थे, बता चुका था मैं। अब इसमें क्या है कि ये बन भी चुका कानून, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो अभी लागू होगा तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न यूपीएससी बना दे। फिर क्या करें, दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। यहाँ पर ठा भी कर लेना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लिखने में, टाइपिंग में हल्की फुल्की गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। यह एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और वे सुशासन, ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे, ठीक। फिर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, अनुच्छेद 43, यह भी गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता के लिए खादी और ग्रामीण उद्योगों पर जोर दिया।
ये भी आपको पता होगा, ग्रामीण, खादी ग्रामीण पर। चौथा क्यों नहीं, यह कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना है। यह मुख्य रूप से समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो वही मैंने कार्ल मार्क्स वाला थोड़ा सा उदाहरण, वहां पर हमेशा ऐसे ही सोचना है कि ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। आपने एलिमिनेट जैसे किया आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। तो हमेशा अपने आप को काटने की कोशिश करो कि ये चीज़ें कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन को हम काट सकें। अब अतिरिक्त जानकारी में हम लोग इनको 3 तरीके से पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में गांधीवादी सिद्धांत को पहले पढ़ लेते हैं कि उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। फिर इसी तरह से समाजवादी पढ़ेंगे, फिर उदारवादी। अनुच्छेद 43, सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसी में आएगा। फिर आपका 46 नंबर, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, 46 में आएगा। फिर 47 में नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 48, जिसमें गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आया। फिर आगे देखते हैं समाजवादी। अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। ये कहाँ पर है, ये बात सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है, बताना मुझे, प्रस्तावना में कि उद्देशिका में कि अनुसूची में। कमेंट करके, कमेंट नहीं करते हो यार दोस्तों तुम लोग। फिर अनुच्छेद 39, संसाधनों का समान वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर 39A, समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, 39 है, ये याद रखना। 41, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 41 में। फिर 42 में काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता, ये याद रखना, क्योंकि महिलाओं को जो गर्भावस्था के दौरान छुट्टियां वगैरह मिलती हैं तो उसमें उनका अधिकार होता है एक तरीके से, मतलब एक तरीके वैसा अधिकार नहीं, लेकिन सरकार का एक तरीके से, मतलब सरकार यहाँ से अनुच्छेदों से काम करती है कि यार अनुच्छेद में, डीपीएसपी में, संविधान में ये बात कही गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। फिर 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। ठीक, फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत में, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता है, ये आपको पता ही, उदारता की बात कर रहा है। फिर 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। पहले क्या था कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर से इसको हटा करके अनुच्छेद 21 में कर दिया गया, 21A में डाल दिया गया, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा। नहीं दोगे तो वो कोर्ट में जा सकता है, और इसके लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन इससे नीचे, मतलब 0 से 6 तक जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो उनके पढ़ाने के लिए सरकार का दायित्व है। तो इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, आंगनवाड़ी परियोजना, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा अभियान, इस तरह से अभियान चला करके इनको स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, सरकार का दायित्व भी है। ठीक, डीपीएसपी का मतलब सरकार का दायित्व, सरकार नहीं करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लड़ने नहीं चले जाओगे। फिर 48 में कृषि और पशुपालन का निवाह, आधुनिक और वैज्ञानिक संगठन। 48A, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव की रक्षा। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो पृथक्करण की बात आएगी तो ये डीपीएसपी में ही बोला गया। फिर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक, इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसको अच्छे से दोस्तों पॉज करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ से गांधीवादी अवधारणा, इसके बाद समाजवादी, इसके बाद उदारवादी, तीनों को पॉज करके इनके अनुच्छेद को 2-3 बार रिवीजन कर लो आराम से। फिर इसके बाद दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसको पॉज करके इसका आंसर बताने की कोशिश करो। पहला, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, देख लो। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। फिर तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। अब सिंपल सोचो कि मैं कह रहा हूँ चलो पहला नहीं पता, छोड़ दो, मान लो पता नहीं है तो इसको 0 कर दो, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा भी नहीं पता, लेकिन तीसरे में जाओगे थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि जो हमारी संसद है उसका निर्माण तो 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक कि हमारे राष्ट्रपति साहब, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो यहाँ पर तो केवल लोकसभा और राज्यसभा बोल रहा है, तो 3 तो वैसे गलत हो गया ना। तो ये गलत, ये गलत, ये तो पहला सही होगा, तो कोई भी नहीं सही होगा। पहले क्या कह रहा है, पहले को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। अब सिंपल सोचो, दिल्ली में क्या, दिल्ली तो संघ शासित है, तो क्या दिल्ली में नहीं है क्या संसद, राज्यसभा संसद है। तो सिंपल सोचोगे तो पहला भी गलत हो गया, तो पहले गलत हो गया तो कोई भी नहीं, सिंपल मारो। अब आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, सीधे क्वेश्चन ऐसे मार के, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे। दूसरा होता क्या कि जब आप प्रश्न क्लास में कर रहे होगे, मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे होगे, तब आपको सीधे मारना है कि पहला नहीं सही है और तीसरा नहीं सही है, तुरंत डी मारो और निकल जाओ। इसके बाद दोबारा प्रश्न की तरफ झांकना भी नहीं है,
कई लोग डाउट में पढ़ते हैं कि अरे यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया, यूपीएससी के प्रश्न है इतने हल्के में इतनी जल्दी कैसे करके चले गए। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपने पढ़ने की कोशिश करी, इसका मतलब आप 100 के 100 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या करें, दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में था। निर्वाचन आयुक्त का काम केवल निर्वाचन कराना होता है, निर्वाचन झगड़ों का काम न्यायालय का होता है, इसलिए 2 भी गलत होगी। फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, केवल एक और कौन सा आ गया यार, अरे हम लोग दूसरी जगह आ गए। ये है क्वेश्चन इसका, यहाँ पर था, इसके नीचे हम दूसरे क्वेश्चन के इसमें थोड़ी व्याख्या दी थी। फिर दिए गए कथनों का गलत विवरण नीचे दिया गया। वही तो मैंने सोचा कि इतना कैसे गलती मुझसे हो सकती। कथन एक गलत है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक, लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं। अतः कथन यह कहना कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये गलत है। तो हमने तुरंत बोला ना कि आपको तुरंत उदाहरण सोचने हैं। हमेशा थोड़ी बहुत न्यूज़ देखो या कुछ तरीके से पेपर पढ़ते हो तो थोड़ा दिमाग आपका ऐसे दौड़ना चाहिए। फिर आपका कथन 2 गलत है, निर्वाचन संबंधी विवादों, इलेक्शन डिस्प्यूट का निर्णय करना न्यायपालिका जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग चुनाव के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है, ना कि न्यायिक विवादों के निपटारे के लिए। यही चीज़ मैंने बताई, निर्वाचन आयोग का काम केवल आपको चुनाव करा करके दे देना। जैसे आपको यूपीएससी में सिलेक्ट करा करके कराने का काम किसका है, यूपीएससी का है। आपको परीक्षा लेगी, मेंस का पेपर कराएगी, उसके बाद इंटरव्यू लेगी, इसके बाद सिलेक्ट होकर के वो दे देगी किनको, सरकार को। अब सरकार का काम है, डीओपीटी का काम है कि वो आपको कहाँ भेजते हैं कहाँ नहीं भेजते, वो उनका काम है। वो केवल चयन करने की संस्था यूपीएससी के पास है। सिलेक्शन बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या, सिलेक्ट करेगी। इसी तरह निर्वाचन का काम क्या है, निर्वाचन आयोग, इसका मतलब निर्वाचन करा करके उनको दे देगी। बाकी अगर वो झगड़ा करते हैं तो ये सब काम न्यायालय का है, हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला कैसे आ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा क्या। मान लो कि विधायक और एमपी का अगर कोई विवाद हो जाता है, या एमपी का कोई विवाद हो गया कि हो सकता है कि वो गलत तरीके से चुनाव जीत कर आ गए, तो एमपी का हाई सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट चले जाते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मामला आता है तब तो हमको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है, तो उनके लिए अधिकारता क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। चूंकि कथन में केवल लोकसभा और राज्यसभा का उल्लेख है, राष्ट्रपति को छोड़ दिया गया, इसलिए कथन 3 गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और आपको पता भी होता है तो विधायिका जाकर के अच्छे से पढ़ो, उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब वैसे मैंने आपको स्पेशल डिटेल डेली टारगेट में आपको अच्छे से बता रखा है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो। भारतीय विधान या भारतीय कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार, कंज्यूमर्स के अधिकार या विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2012 का प्रश्न है, अभी 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। तो हो सकता है कि यूपीएससी कोई विवाद अगर न्यूज़ में चल रहा, हो सकता है आप उस न्यूज़ को नहीं पढ़ पाए हों, लेकिन आपने पता चला कि विभिन्न कोचिंग संस्थान जो हैं उन पर हमेशा जो है कंज्यूमर कोर्ट की नोटिस जाती रहती है कि वो विज्ञापन जो है, विज्ञापन को कुछ और गलत तरीके से दिखा करके, बहला फुसला करके लोगों को जो है दिखाते रहते हैं कि हमने इतने सिलेक्शन कराए, उतने सिलेक्शन कराए, मतलब भ्रामक विज्ञापन दिखा करके वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसका नोटिस भेजते रहते हैं, हालांकि वो नोटिस जितना भेजना चाहिए उतना बहुत कम होता है। तो ये इस चीज़ के लिए बहुत चर्चा में, तो हो सकता है कि यूपीएससी 2019 के कुछ प्रावधानों को आपसे पूछ ले, लेकिन 2012 में पूछा गया था, तो पहले हम इसको करते हैं। पहला कथन पढ़ते हैं, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। सिंपल सोचो, आपको उपभोक्ता संरक्षण कानून पता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देखते हो कि उपभोक्ता का संरक्षण, जब भी कभी ऐसा हो तो ऐसे पढ़ो, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर और संरक्षण। तो संरक्षण कैसे होगा, संरक्षण कैसे होगा कि भाई उसके पास कुछ अधिकार होंगे तभी तो संरक्षण होगा, तो उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे तभी तो उसका संरक्षण होगा। तो उसके अधिकार क्या होंगे कि उपभोक्ताओं को खाद्य मतलब जो भी चीज़ वो समोसा खा रहा है या कोई मार्केट में चीज़ बिक रही है उसको खा रहा है, कोई कंपनी आ गई उसने कुछ घी वगैरह बना दिया, ठीक है, तो वो खा पी रहा है, तो उसका अधिकार भी तो है कि वो चेक करके देखे। जैसे मान लो कि आप वाटर पानी पीते हो, मान लो शहर में रहते, दिल्ली में रहते, तो आप पानी पीते हो, तो आपका ये अधिकार है कि जो ज़मीन से पानी आ रहा है उसका हम टीडीएस चेक कर लें, या उसमें कौन से बायोलॉजिकल एलिमेंट पड़े हुए हैं या कौन से केमिकल्स हैं उसके बारे में भी तो चेक कर लें हम जाके। तो ये हमारा अधिकार है, हम कोई भी चीज़ खाते पीते तो हमारा ये अधिकार है। तो क्या ऐसे इसमें अधिकार नहीं होगा? सोचो, सिंपल सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो है आप कोई भी चीज़ खा पी रहे हो तो उसका नमूना लेकर के चेक कराने का अधिकार। तो पहला तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अब आप देखो कि इसका और आंसर क्या हो सकता है। ठीक, दूसरा आप देखो, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसके लिए उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती, कोई फीस नहीं देनी होती। पहले तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन हम एक्सट्रीम के आधार पर इसको हटाएंगे नहीं।
कोई फीस, इसका मतलब कुछ मामले ऐसे होंगे जहाँ पर फीस की जरूरत, मान लो कि उसकी जांच के लिए स्पेशल सरकार को खर्च करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, ये कंपनी को देना पड़ रहा है कुछ उसके लिए, कि आपने समय व्यर्थ कर दिया उनका, उनके 2-3 कर्मचारियों को स्पेशल लगना पड़ा जिससे उनको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ी, तो कुछ फीस आपसे भी ले सकते हैं। ये तभी लेंगे जब वो उतना नुकसान वो खुद भी सह सकें। ठीक है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया, ठीक है, ऑनलाइन परचेज किया अमेजॉन से, और अमेजॉन कंपनी ने वो प्रोडक्ट आपको देना था लेकिन उन्होंने कैंसिल मार दिया अपनी तरफ से, क्योंकि उनके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने बुकिंग ले ली थी, बाद में कैंसिल किया, तो कैंसिल फीस मान लो कि आपकी भी लग रही, उनकी भी लग रही। खैर ये ज़्यादा अंदर जाके नहीं सोचो, आप दूसरा सोचो कि उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, तो कोई फीस थोड़ी बहुत तो फीस ले ही सकता है। तो ये दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, तो पहले आप दो गलत हो गया, ये गलत ये गलत। अब पहला सही है, इसका मतलब कि ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है। अब तीसरे पे आके लकड़ी अटक गई। तो उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक, ये तो बिल्कुल है, वकील है उसका कोई, तो वो शिकायत दर्ज करा सकता है। मान लो कि कोई घी वगैरह खाया किसी का, किसी कंपनी के द्वारा, वो बताया कि हमारी घी प्योर है, और उस घी में कुछ और था, उसने खाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसके लिए एक मतलब वकील करके हम उससे लड़ सकते हैं। तो तीसरा तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, सी। आगे पढ़ते हैं। ये दिख रहा है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जो है हल्का से वो कर रहा था, तो ये जो है दिख नहीं रहा होगा, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? 2 सेकंड में एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कथन 1 सही है। भारत में कानून विशेष रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, कथन 2 गलत है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए एक नाम मात्र शुल्क नॉमिनल फीस देना होता है। यह शुल्क वस्तु और सेवा के मूल्य और मांगे गए मुआवजे की राशि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 5 लाख तक के दावों के लिए वर्तमान में कोई शुल्क नहीं है, लेकिन उससे अधिक के मूल्य के दावों के लिए शुल्क निर्धारित है। ठीक है, फिर तीसरा, यदि किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक अधिकारी लीगल हायर, ठीक है, वकील मान लो, ये प्रतिनिधि, कोई प्रतिनिधि उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने या लंबित शिकायत को जारी करने का अधिकार है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यूपीएससी भविष्य में इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता है कि ई कॉमर्स कंपनी को लेकर के विवाद होते रहते हैं। इसके साथ साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको लेकर के भी आप लीगल नोटिस उनके पास भेजा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नए प्रावधान और बदलते बाजार परिदृश्य ई कॉमर्स पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दें। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CCPA 2019 का है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह नियम 2019 के नियम द्वारा स्थापित एक नई विनियामक संस्था है। यूपीएससी इसकी शिकायतों पर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, स्वतः संज्ञान, अब आपको लगेगा कि सो मोटो एक्शन तो केवल सुप्रीम कोर्ट लेता है, लेकिन उपभोक्ता आयोग जो है, कंज्यूमर फोरम है, वो आपका ये भी कर सकता है। ठीक, सकती है उसके पास, यह बिना किसी शिकायत के भी जांच शुरू कर सकता है। इसका मतलब मान लो कोई कोचिंग है, वो बैनर लगा रही है कि हमारे यहाँ से 500 सेलेक्ट हो रहे हैं, 2000 सेलेक्ट हो रहे हैं, 1000 यूपीएससी भर्ती निकाली, लेकिन 2000 हम सेलेक्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए उपभोक्ता फार्म तुरंत नोटिस भेज देगा। अधिकार, असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगवाना, रिकॉल, भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना लगाना, निर्माताओं या एंडोर्सर्स को दंडित करना। ठीक है, श्रेणी कार्रवाई, उपभोक्ताओं को एक पूरे समूह के अधिकारों के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज करने की शक्ति है। ठीक, उपभोक्ता के पास, मतलब एक तरीके से उपभोक्ता के पक्ष में ही कानून बना हुआ है। ठीक, फिर ई कॉमर्स कंपनी का जो नियम है 2020 में आया, तो इसके विषय में पढ़ते हैं। डिजिटल बाजार के बढ़ते प्रभाव के कारण यूपीएससी ने इन नियमों में बारीकियों पर सवाल उठा सकता है। ठीक है, हमने बिल्कुल एक पॉइंट को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कैंसिलेशन शुल्क, क्या ई कॉमर्स कंपनियां ऑर्डर रद्द करने पर मनमाना शुल्क ले सकती? मान लो कि एक पैंट मैंने जो है अमेजॉन पे जा करके मंगवाया, ठीक, 500 रुपये की पैंट है, और इस पैंट को मैंने किसी लेवाइस, मतलब उस पर गए अमेजॉन पे, और लेवाइस की कंपनी का मैंने कोई ऑफर में चला तो मैंने 500 में खरीद लिया, हालांकि 500 मिलेगी नहीं, तो ठीक है, तो 500 में मैंने इसको खरीदा, उन्होंने बुक भी कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके पास स्टॉक कम हो गया था, क्योंकि ऑफर में दे रखा था, सभी ने खरीद लिया, स्टॉक कम हो गया। तो आप जितनी फीस, मान लो कि मैं अगर अपनी तरफ से कैंसिल करता, तो मेरे से अगर वो 500 की बजाय 50-10% उसका जो है, मान लो जो है फीस लेते हैं, तो वो इतना शुल्क खुद भी देने के लिए राजी हूँ कि अगर उन अपनी तरफ से वो कैंसिल करते हैं तो उनको भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ यही यहाँ पर दी गई। तो ई कॉमर्स कंपनियां ऑर्डर रद्द करने पर मनमाना शुल्क ले सकती हैं। नियमों के अनुसार वे तब तक शुल्क नहीं ले सकती जब तक कि वे स्वयं भी रद्द करने का समान दंड ना सहें। ठीक, उत्पत्ति का देश, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब ये भी पता होना चाहिए, तो नाम से ही पता चल रहा है। प्लेटफार्मों पर वस्तु के निर्माण देश की जानकारी देना अनिवार्य है। मतलब मेक इन चाइना या मेड इन चाइना इस तरह का लिखा होना जो जरूरी है कि जिस देश से वो बना हुआ है उस देश की जानकारी। मान लो कोई हमने शूज़ लिया, ठीक है, तो उस शूज़ का मैन्युफैक्चर्ड कौन है, मतलब कौन सा देश है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। फिर शिकायत निवारण,
हर ई कॉमर्स इकाई को एक नोडल शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। तो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक अलग से मतलब उसकी सुनवाई के लिए ई कॉमर्स अधिकारी होना चाहिए। मान लो कोई शिकायत हम कर रहे हो तो वो भी सुनने का कोई सुनने वाला तो भी हो। फिर उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये क्या है? ये एक नया महत्वपूर्ण संकल्पना है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मुआवजा और अपवाद। यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ता को चोट या नुकसान होता है तो अब निर्माता के साथ साथ सेवा प्रदाता और विक्रेता को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मान लो कि कोई प्रेस है, ठीक है, आपने एक प्रेस खरीदी, स्त्री जिसको बोलते हैं, और पैंट पे प्रेस कर रहे थे, वो इतनी गर्म हो गई कि गर्म होते होते उसके खुद प्रेस के ऊपर जो है लगी प्लास्टिक गर्म हो गई और जो है गल गई गर्म होने के कारण, और गल गई और ऊपर जो हाथ में पकड़े हुए व्यक्ति था उसको करंट लगा झोंका, वो भी जो है घायल हो गया। तब क्या होगा कि कंपनी जो बेच रही है उसके ऊपर तो पहले भी जुर्माना लगता था, अब क्या हो गया कि जो विक्रेता है, सेलर है, मान लो ई कॉमर्स कंपनी का सेलर है या दुकानदार है, वो बिचौलिया है। मान लो कंपनी में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुई प्रेस की, यहाँ से प्रेस बना और यहाँ चला गया सेलर के पास, और सेलर ने किसको दे दिया? कंज्यूमर को दे दिया। ठीक, अब कंज्यूमर के पास ये चीज़ पहुँच गई, अब कंज्यूमर शिकायत करेगा तो सेलर भी फंसेगा और मैन्युफैक्चरर तो फंसेगा। उसने उसमें गारंटी दे दी कि हमारा मटेरियल बिल्कुल सही है और ये मतलब ये गलेगी नहीं जो है प्रेस। ठीक है, तो यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ता को चोट या नुकसान होती है तो अब निर्माता के साथ साथ सेवा प्रदाता और विक्रेता को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अपवाद किन स्थितियों में निर्माता उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? जैसे उत्पाद का गलत तरीके से उपयोग। अब आप प्रेस को जो है गलत तरीके से जो है इस्तेमाल कर रहे हो, खुद ही चिपक गए उस पर प्रेस पे, तो फिर थोड़ी दिया जाएगा। ठीक है, तो मध्यस्थता मेडिएशन क्या है? अधिनियम अब अदालती कार्यवाही के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कक्ष मेडिएशन सेल की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, मतलब मध्यस्थता भी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता और कंपनी के बीच में विवाद को मध्यस्थता के रूप में भी सेटल कर लिया जाता है कि भाई 2-4 लाख रुपए ले लो, दिक्कत हुई, हम इलाज करा देंगे, खत्म करो विवाद को। तो ऐसा भी होना चाहिए, कहीं पर ऐसा नहीं कि भाई महत्वपूर्ण मध्यस्थता के माध्यम से हुए समझौते के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, मान लो समझौता हुआ तो अपील नहीं कर सकते आप। क्षेत्राधिकार और शिकायत दर्ज करना, कहीं से भी शिकायत उपभोक्ता आप वहाँ, मतलब इसको इतना लिबरल बनाया गया है कि कहीं से भी आप, ऐसा पहले होता था कि मान लो कोई फैक्ट्री है वो नोएडा में है, ठीक है, या बेंगलुरु में, तो आपको उसी क्षेत्र में जाकर के लड़ना पड़ता था उनसे केस। अब क्या कर दिया, अब कई बार होता था कि वो लड़ने आए तो वहीं से उठवा लिए गए ठीक है, तो इस तरह से होता था। अब क्या है कि अब ये कर दिया गया है कि अब आपको कहीं नहीं जाना, आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हो और ऑनलाइन इसकी सुनवाई कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो कहीं से भी शिकायत उपभोक्ता वहाँ भी शिकायत दर्ज कर सकता है जहाँ वह स्वयं रहता है या काम करता है। पहले वहाँ करना पड़ता था जहाँ विक्रेता का कार्यालय। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शिकायतों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए हो सकती है। 2019 के एक्ट के तहत यह संभव हुआ है। ठीक है, तो 2019 में बहुत सारे चेंजमेंट हुए। पहले 1986 का शायद था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और ये 2019 में हुआ। इसको पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको MIP+++ कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्लस 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 का मतलब ये क्वेश्चन मतलब पूछना ही पूछना है, लिख के रख लो। अब पेपर के बाद में बताऊंगा तो फिर ये मत कह देना कि नहीं सर ने बताया नहीं था। ठीक है, और इसमें हमने वो सब जानकारी दे दी है जो जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा आप केवल लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में इनके कथन पर, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पहले ही गलत हो गया, पता तो होगा ही आपको, कॉमन सेंस है इसमें, तो आपको क्या इसमें पता करना। ठीक है, सिंपल सोचो। चलो हम मानते हैं कि भैया आपको पहला भी नहीं पता। आप डाउट में आ गए कि राज्यपाल को भी करता है, अटॉर्नी जनरल को भी करता है, और हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष को भी करे थोड़ा सा आप मान लो कि कहीं बेसिक, लेकिन इतना बेसिक अगर खराब है तब तो फिर मैं कहूँगा कि तैयारी छोड़ दो। चलो दूसरा भी पढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के पद के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये तो मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के जो विधानसभा के मंत्री होते हैं उनके लिए होता है। तो 2 तो बिल्कुल गलत हो गया, तो 2 जहाँ जहाँ है उसको हटाओ, ये गलत, ये गलत। ठीक, अब 3 पे गाड़ी अटक गई। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। तो आपको पता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को जो है त्यागपत्र देते हैं। मान लो कि ये हमारे स्पीकर साहब हैं, इनको त्यागपत्र देना है तो ये डिप्टी स्पीकर को देंगे। ठीक, DY स्पीकर। ठीक, डिप्टी स्पीकर को देना है तो ये स्पीकर को देंगे। तो ये एक दूसरे को इस्तीफा अपना देते रहते हैं। तो इस तरह से तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी, ये तो पता होना चाहिए। कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ कि जो स्पीकर होता है, मान लो स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो एक पैनल बनता है। ठीक है, छुट्टी पे चले गए स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब भी छुट्टी में चले गए, बीमार हो गए कुछ कारण से, तो एक लोकसभा में 10 सदस्यों का एक पैनल बनता है कि अगर इनमें से कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ये जो है सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे। ठीक, राज्यसभा में यही चीज़ क्या है, इनकी संख्या 6 के आसपास है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समय कुछ महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया था, 13 सदस्यों की संख्या हो गई थी। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन जब मूलतः प्रश्न में आएगा तो सिर्फ 6 ही मारना राज्यसभा में। ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि अगर मान लो स्पीकर नहीं रहे या डिप्टी स्पीकर नहीं रहे, राज्यसभा मान लो उपराष्ट्रपति होते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति वो दोनों नहीं रहे, तो फिर क्या होता है, मान लो कि मृत्यु हो गई या कोई और कारण से हो गया, तो उनकी जगह पर फिर क्या होगा, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेंगे और पहले चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर को चुनेंगे किसी वरिष्ठतम सदस्य को। आपको पता है कि जब नई लोकसभा बनती है तो वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, और वरिष्ठतम सदस्य सभी सदस्य, उसका काम क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का, ये मान लो प्रोटेम है, ठीक, प्रोटेम स्पीकर, पहले लोकसभा जब जैसे ही बनी तो प्रोटेम स्पीकर को शामिल किया गया, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, और राष्ट्रपति फिर उसके बाद क्या करते हैं, राष्ट्रपति की ओर से प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, और इसके साथ साथ क्या करता है प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद क्या करता है इसके बाद जो है नए लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव करता है। मैं भी थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला जाता है, भूल जाता हूँ, भूलता नहीं हूँ मतलब, तो इतना आपको प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे नए लोकसभा अध्यक्ष आ जाएंगे तो वो तुरंत हो जाएंगे, ठीक। कई बार क्या होता है कि कई बार मन में बात कहीं और भी चलती है कि जैसे मान लो लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ और भी कुछ मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए थोड़ा सा गैप हो जाता है, सोचने लगता हूँ कि उसको भी बता दूँ, फिर वो फैक्ट निकल जाता है, फिर दिमाग में आता है। खैर चलते हैं आगे। अब देखिए यूपीएससी ने 2024 में प्रश्न पूछा, फिर 25 में पूछा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। यहाँ तो मैंने कुछ ही प्रश्न एक दो लगा दिए, बाकी इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो ये पूछ सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के विषय में 2024 में पूछा, फिर से पूछ सकता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना। पढ़ते हैं, इसमें आपको 3 सही है केवल, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 3 सही है। स्पष्टीकरण दिया गया इसको, गलत क्यों है, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, उसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति का निर्वाचन के समय सदन लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीने वाली शर्त मंत्रियों और प्रधानमंत्री के लागू होती है, अध्यक्ष के लिए नहीं, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, तो वह एक दूसरे को देते हैं। फिर और जानकारी ले लेते हैं, इसको स्पेशल मैंने इसलिए रखा क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन का प्रावधान करता है, ठीक। चुनाव लोकसभा सदस्य अपने बीच से साधारण बहुमत द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करता है। अब इसके अनुच्छेद और भी पढ़ लेना, लोकसभा अपना इस्तीफा देता है तो उसके लिए 94 का अनुच्छेद ए, फिर 94 का बी और 94 का सी, ये 3 अनुच्छेद, इनको थोड़ा सा देख लेना 94 ये अनुच्छेद है कि और कोई है, ठीक है। फिर कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा भंग होने के बावजूद अध्यक्ष तब तक पद पर, अब देखिए लोकसभा भंग हो गई तब भी अध्यक्ष बना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई ऐसी बात हो गई, देश में कोई ऐसी घटना हो गई कि आपको सदन में बुलाना है सबको, तो अध्यक्ष रहेगा ही रहेगा जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। तो पहली बैठक जैसे होगी तो राष्ट्रपति किसको, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेगा, प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों का शपथ दिलाएगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, फिर भूल गया नए लोकसभा अध्यक्ष को चुनेगा, ठीक है। तो नए लोकसभा को अध्यक्ष को चुनेगा, तो फिर उसके बाद क्या मतलब प्रमुख शक्तियां क्या है, इसके कार्य क्या है। अंतिम व्याख्याकार वह सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और संसदीय परंपराओं का अंतिम व्याख्याकार होता है, ठीक है। तो अंदर होता है धन विधेयक, आपको पता है कि लोकसभा की शक्तियों में धन विधेयक के मामले में वही निर्धारित करता है, कौन, लोकसभा स्पीकर ही निर्धारित करता है कि धन विधेयक है कि ये कोई और वित्त विधेयक है या कोई और साधारण विधेयक है। तो अनुच्छेद 10 के तहत किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय अंतिम रूप से अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए भी बहुत जरूरी है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष करता है। कियोतो होलोहान मामला आपको पता होगा, 1992 के बाद यह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो गया। तो कियोतो होलोहान बाद आया, पहले क्या था कि दल निर्णय किसका, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन अब क्या कर दिया, कियोतो होलोहान मामले के बाद ये कर दिया कि अब ये न्यायिक समीक्षा के अधीन हो गया। लेकिन तब तक न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती जब तक ये अपना निर्णय नहीं देते। तो ये क्या करते हैं कि अपना निर्णय ही नहीं देते, लटकाए रहते हैं। अंतिम निर्णय अगर दे दें तो इसके बाद वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन वो जाते ही नहीं है। फिर क्या, निर्णायक मत, वह पहली बार में मतदान नहीं करता जब तक वो पीठासीन है, और कोई विवाद चल रहा है, मान लो ये पीठासीन है तो कोई विवाद आया तो वो पहले मतदान नहीं करेगा, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में कास्टिंग वोट करता है। मान लो कि 50-50 से कोई मत जो है टाई हो गया कोई मामला, तो क्या कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है या राज्यसभा सभापति है, ये किसी भी तरफ एक वोट डाल करके उसको उस वोट को पास करा देते हैं या जिता देते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो अध्यक्ष नहीं है तब तो वो लोकसभा का सदस्य तो होता ही है, तो वो पहले प्रथमता ही मतदान करेगा। तो ये याद करना कि यूपीएससी यहीं पर खेलेगा, प्रथमता मतदान करता है, ठीक। जब लोकसभा अध्यक्ष वो कुर्सी में नहीं रहेगा और कास्टिंग वोट नहीं कर सकता, मतलब ये कंडीशन जो निर्णायक मत वाली है ये उल्टी हो जाएगी। इसको आप पढ़िए फिर से, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से पॉज करके। वह पहली बार में मतदान नहीं करता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में कास्टिंग वोट करे। ये सामान्य है कि वो लोकसभा की कुर्सी में लोकसभा अध्यक्ष बना हुआ है और ये कर रहा है, लेकिन अगर वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहता तो ये उल्टा हो जाएगा, वो मतदान पहली बार में ही मतदान करेगा, ठीक, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वोट नहीं देगा। तो ये नहीं जहां पर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से काट करके यहाँ लगा लो, ठीक। फिर समितियां, वो लोकसभा की विभिन्न समितियां, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा का मतलब सिंपल तोड़ो, कार्य मंत्रणा समिति,
मतलब कि संसद के अंदर के जो कार्य होते हैं वो सब अध्यक्ष के द्वारा ही देखे जाते हैं। और अन्य समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति, और बहुत सारी समितियां होती हैं जिसमें वो कार्य करता है। आपको पता होगा कि कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य लोकसभा में से होते हैं और राज्यसभा से 11 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। ये याद रखना क्योंकि यूपीएससी यहीं पर पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर जो मैं छोटी छोटी बातें हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी जब सवाल पूछेगा तो फिर दिक्कत नहीं हो आपको। स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। संचित निधि पर, अब देखिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता को ध्यान में रखना, हेडिंग इसलिए मैंने डाल रखी है। संचित निधि पर भारित, अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। तो ये याद रखना, यूपीएससी पूछेगा तो इस तरह भी डाल सकता है, वो कुछ भी डाल सकता है, ठीक। जो उससे संबंधित हटाने की प्रक्रिया, उसे केवल तभी हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता। अभी ओम बिरला साहब के खिलाफ लाया गया तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दी गई, ठीक है, फिर हटाया जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ ये बताओ कि जो इसके लिए विधेयक पारित होगा वो साधारण होगा कि प्रभावी बहुमत से, मतलब कि साधारण बहुमत के द्वारा होगा, या प्रभावी होगा, या विशेष बहुमत होगा, क्या उनसा होगा? तो याद रखना, बताना मुझे कमेंट करके, नहीं मैं आगे बता ही दूंगा। अभी पद से हटाना, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, ये तो पता ही है। यदि उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसे पद छोड़ना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, पहले अध्यक्ष आपको पता है जीवी मौलंकर हैं, गणेश वासुदेव मौलंकर, और वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला साहब 18वीं, इन्हीं के खिलाफ लाया गया। प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नई लोकसभा की पहली बैठक में सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष के चुनाव तक सदन का संचालन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये मुख्य जानकारी है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये अलग से मैंने अभी जोड़ी। आज़ादी से लेकर अब तक भारत में लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव 4 बार लाया जा चुका है, ठीक है। 4 बार का मतलब ओम बिरला साहब को मिलाकर 4 बार। हालांकि भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि 4 बार लाया जा चुका है, ठीक है। और ये ओम बिरला साहब वाला पास कैसा होता है, पास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जिन लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया उनके नाम और वर्ष निम्नलिखित है। तो जीवी मौलंकर 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ पहला प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव सदन द्वारा खारिज कर दिए गए, तो खारिज ज़्यादातर पास नहीं हो पाते। फिर हुकुम सिंह 1966 में इनके विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव को सदन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक 50 सदस्यों का समर्थन नहीं मिल सका था, ठीक है। फिर बलराम झाकड़ 1987 इनके विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव भी सदन में गिर गया था, ठीक। फिर ओम बिरला फरवरी 2026 हाल ही में विपक्ष द्वारा वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध भी पद से हटाने का नोटिस दिया गया था। अभी नोटिस आया है, अब ये पारित होता है क्या होता है, वैसे हो ही नहीं पाएगा, आपको पता है। महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले का नोटिस देना अनिवार्य है, ठीक है। 94A में वो स्वतः जो है इस्तीफा दे दें, और 94B के बारे में आप पढ़ो जा करके, बताओ क्या है। बहुमत, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, आपको पता भी मैंने पूछा था कि आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत, रिक्तियों को छोड़कर। मान लो कि 543 सदस्य हैं, जिनमें से मान लो 3 नहीं रिक्त हैं पद, मतलब कि वो पद ही खाली है, मर गए कोई सांसद या कुछ हो गया, तो ये मान लो 540 सदस्य हो गए, तो 540 का रिक्तियों छोड़ करके का बहुमत, ठीक है। तो ये प्रभावी बहुमत होगा, सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है। अब तक के सभी प्रस्ताव या तो मतदान में विफल रहे या उन्हें सदन में चर्चा के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। तो प्रभावी बहुमत आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे खेलेगा, पूछ सकता, हो सकता है कि प्रभावी बहुमत ही पूछ ले, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या प्रारंभिक या मूल अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ठीक। अब इनमें से कौन सा है? कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आपके हाथ में। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य, मान लो कि एक तरफ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, और एक तरफ सारे राज्य हैं, ठीक है, सभी स्टेट। अगर इनके बीच में कोई विवाद होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आएगा, आपको पता होना चाहिए। सिंपल प्रश्न है, इसमें कॉमन सेंस ही लगे तो एक सही है, तो एक का आपका या तो 1 2 सही होगा या तो 1 4 सही होगा, बी कटा डी कटा। ऐसे 24 26 में भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, ऐसे ही आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का ये मूल चीज़ें कभी नहीं हटेंगी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आ सकते हैं। हो सकता है कुछ पैटर्न 2023-24 में जैसा आया था 25 में, वो चीज़ें मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी 25 का पेपर जब कराऊंगा तो कैसे उसको भी टैकल करना सिखाऊंगा। अब इसमें कहीं पर आप बता दो, कहीं पर आपको स्पेशल जानकारी की जरूरत पड़ रही है, कॉमन सेंस से ही प्रश्न कराए जा रहे हैं, कॉमन सेंस से ही सारे प्रश्न कराए दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत स्पेशल आप बेसिक नॉलेज को गेन कर लीजिए, जो मूलभूत बुक मैंने बताई हैं उनको ध्यान दे दो, तो आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्यों कोचिंग के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में पड़े हुए।
फिर अगर संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, आप देखिए संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, तो ये तो आपका मूल अधिकारता में कहाँ आएगा? पहले तो उच्चतम न्यायालय का कह रहा है, ठीक। अब मान लो कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो हाईकोर्ट में भी आ सकता है ना। सिंपल, थोड़ा सा सोचो तो 2 तो नहीं होगा, ठीक। 2 आपका यहाँ नहीं हुआ तो सीधे सी हो गया, 4 सिंपल हो गया। अब फिर भी हम पढ़ लेते, भारत सरकार तथा किसी रंग संघ राज्य क्षेत्र के विवाद। अब भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्र, तो भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं ना, तो उनके बीच विवाद का क्या कारण हो सकता है? तो 3 तो वैसे भी काट लोगे, तो वैसे ही पहुंच जाओगे, ठीक। तो इस तरह से चौथा आपको पता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। मान लो कि ये स्टेट है, इन्हीं में कुछ राज्य एक तरफ कुछ राज्य एक तरफ, इन दोनों के बीच विवाद है, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131, इसको याद कर लो, 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में निम्नलिखित संघीय विवाद शामिल है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। यह कथन सही है क्योंकि केंद्र या राज्यों के बीच कानूनी विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय में सुने जाते हैं, ये तो पता ही होगा, तो ये मूल अधिकारता में आ गया। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह कथन भी सही है जब 2 राज्यों के बीच कोई कानूनी हक का प्रश्न होता है तो वह उसकी आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत आता है, ठीक। ये भी सही है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? चुनाव विवाद, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई मूल अधिकार उच्च न्यायालय, मतलब मूल अधिकार उसका उच्च न्यायालय के पास होता है, ना कि उच्चतम न्यायालय के पास, ये पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा करता है, ठीक। तो यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो जाता तो सही हो सकता था, लेकिन आपको मान लो एमपी का कोई विवाद हुआ या एमएलए का कोई विवाद हुआ तो पहले वो हाई कोर्ट में ही जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा गलत क्यों है? संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 131 के तहत आरंभिक अधिकारता केवल राज्यों तक सीमित है, केंद्र शासित प्रदेशों इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वह केंद्र सरकार का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि वह केंद्र सरकार का हिस्सा माने जाते हैं। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारता मुख्य रूप से भारत की संघीय संरचना से जुड़े विवादों तक सीमित है, इनमें निम्नलिखित शक्तियां आती हैं, ठीक। केंद्र बनाम राज्य, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, ठीक, तो वो आएगा आरंभिक अधिकारता में। केंद्र प्लस राज्य बनाम अन्य राज्य, मान लो केंद्र के साथ कुछ राज्य जुड़ गए, मान लो ये केंद्र है और इसके साथ कुछ राज्य हो गए, मान लो 2-3 स्टेट, और एक तरफ कुछ और स्टेट हो गए, तो इन दोनों के बीच विवाद होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट। तो एक और भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों हो, दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्य हो, तो ये भी आएंगे। राज्य बनाम राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, मान लो 2 राज्य 5 है राज्य एक तरफ है, 5-6 राज्य एक तरफ है, तो इन दोनों के बीच विवाद हो जाए तो हो जाए। हमेशा प्रैक्टिकल सोचो, आंसर आपके हाथ में होगा। अनुच्छेद 131 के महत्वपूर्ण शर्तें और सीमाएं, तो कानूनी अधिकार का प्रश्न, यह अधिकारता केवल तभी लागू होती है जब विवाद में कानूनी अधिकार लीगल राइट के अस्तित्व या विस्तार का प्रश्न शामिल हो। राजनीतिक मतभेदों के लिए इसके तहत नहीं सुलझाया जा सकता, राजनीतिक मतभेदों को इसके तहत नहीं सुलझाया सकता, मतलब अनुच्छेद 131 के तहत राजनीतिक मतभेद वाला कोई विवाद इसमें नहीं आएगा। अनन्य क्षेत्राधिकार एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, इन मामलों की सुनवाई का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। अनन्य क्षेत्राधिकार क्यों? कोई भी निचली अदालत या उच्च न्यायालय इसे नहीं सुन सकती, इसके बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना जा करके आप। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? यह अधिकारता उन विवादों पर लागू नहीं होती जो संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि समझौते या सनद से उत्पन्न हुए हो, मतलब संविधान लागू होने से पहले की कोई विवाद हो तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे यदि उनमें स्पष्ट रूप से ऐसी कोई रोक लगाई गई हो, ठीक है। अन्य मूल अधिकारता में, हालांकि अनुच्छेद 131 संघीय विवादों के लिए है, उच्चतम न्यायालय के पास कुछ अन्य मामलों में भी सीधी या मूल सुनवाई का अधिकार होता है। जैसे मौलिक अधिकार, आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 71 के तहत जा सकते हो, तो ये याद रखना कि ये पूछ सकता है। तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, अनुच्छेद 71, इसके चुनाव से संबंधित किसी भी शंका या विवाद की जांच और निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है, ठीक, ये याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए? सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचो, आंसर आपके हाथ में होगा। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। अभी केरल राज्य का नाम केरलम किया जा रहा है। अब ये आप बताओ कि ये चीज लोकसभा में आई थी कि राज्यसभा में आई थी? तो ये तो दोनों सदन में आ सकता है, तो ये गलत हो गया। फिर संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा को एक अधिकार प्राप्त है धन विधेयक के संबंध में। इसी तरह से 249 के तहत राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकता है, ठीक है, ठीक। राज्य सूची के विषय में भी कुछ करना है, ऐसे 249 के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो भारतीय सेवाओं का सृजन करने है तो सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो बी आपको यहाँ पर सिंपल है, फैक्ट है, 20 आइयों का, बाकी फिर भी हम पढ़ लेते हैं।
राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना, ये चीज़ें क्या हो सकती है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना राज्यसभा से। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों को निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, इसका भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। अब इसमें क्या है कि ये देखिए फैक्ट है, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जहाँ पर कॉमन सेंस लगेगा वहाँ पर लगाएंगे, हर जगह खोजने का प्रयास करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ लगेगा एलिमिनेशन, जहाँ पर लगेगा कॉमन सेंस, वहाँ बताएंगे। अब ये थीम है राज्यसभा, इसको अच्छे से पढ़ना, हर साल इससे रिपीट होता है, संसद की ही थीम है। संसद में राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, इन तीनों थीमों को अच्छे से पढ़ना है कि ये बार बार रिपीट करते सवाल। पढ़ते हैं हम आगे। तो बी विकल्प ही सही है। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार, स्पेशल पावर्स प्रदान किए गए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। विकल्प बी इन्हीं विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करता है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। राज्य सूची का कानून अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो आपको पता है कि मान लो कि इंडियन जुडिशियल सर्विस IGS की बात चल रही थी, तो इसके लिए मान लो अखिल भारतीय सेवा ही है, इसको शुरू कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो काम करे। फिर अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, राज्यसभा को यह विशेष अधिकार है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ गलत बताया था क्या, यहाँ 249 में आपको राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना सकती है, ठीक है। और यहाँ पर 312 आपको पता होगा ये अखिल भारतीय के लिए, ठीक है। थोड़ा सा भ्रमित हो जाता हूँ ऊपर नीचे पढ़ाते समय, तो मैनेज करना, ठीक है। अन्य विकल्प सही क्यों नहीं होंगे, अन्य विकल्पों का विश्लेषण। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र और नाम परिवर्तन करना, यह शक्ति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को है, समान रूप से प्राप्त है। इसके लिए किसी विशेष सदन के पास अनन्य विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे लोकसभा के पास धन विधेयक के मामले में और राज्य सूची के विषय में या नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के मामले में ये आपको राज्यसभा के पास है, तो ऐसा नहीं है कुछ। इसके लिए आप अभी केरल का ही उदाहरण देख लो, ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार रेटिंग भी दे देता हूँ मैं, इसको बाद में बताऊंगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और पेंशन, संविधान संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया हेतु और राष्ट्रपति की पेंशन का निर्धारण दोनों सदनों की संयुक्त विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह राज्यसभा का कोई विशेष क्षेत्र एकाधिकार नहीं है, ठीक है। चुनाव आयोग के कार्य और सदस्यों की संख्या, जहां पर विशेष स्पेशल होगा, जहां पर लगेगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए वहां पर मैं समझा दूंगा, जहां पर स्पेशल नहीं है उसको मैं तेजी से पढ़ के निकल जाऊंगा। चुनाव आयोग के कार्य और सदस्यों की संख्या, चुनाव आयोग से संबंधित नियम और कानून बनाना भी संसद के दोनों सदनों के साझा अधिकरण में आता है, ठीक है, साझा अधिकार में आता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग, इसको पढ़ लेना दोस्तों क्योंकि 16वें वित्त आयोग के विषय में यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट, फिर से देख लो, सुस्पष्ट विशिष्टताएं हैं। तो यहाँ पर उस समय के हिसाब से पूछा गया था, लेकिन अगली बार ये रख देगा 16वां रख देगा, यहाँ पे पूछ लेगा अब, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है और 2031 तक लागू रहेगा, तो इसके विषय में अब नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं, वो हम बताएंगे। अभी नया एक जो है अभी बताऊंगा मैं, पहले आप क्वेश्चन को करो। वस्तु और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अविकल्प तथा इस प्रस्तावित अविकल्प के संपालन के संबंध में क्षतिपूर्ति पैकेज, ठीक है। मान सकते हैं कि 13वां वित्त आयोग, अब देखो इसमें सोचो उस समय का प्रश्न था 2012 का और 2016 में GST लागू हुआ, तो ये उसी समय का 13वें वित्त आयोग के मामले में ये चल रहा होगा करंट में, तो पूछ लिया गया। लेकिन आप अब सॉल्व कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा सोचो कि GST की बातचीत चल रही थी, 13वें वित्त आयोग में बात की ही होगी थोड़ी बहुत, तो हम मान सकते हैं कि एक सही हो सकता है, ठीक। थोड़ा सा सोचो कि हो सकता है कि टैक्स की बात, क्योंकि उस समय GST की बात बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो GST पहले से भी लाने का प्रयास चल रहा था। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी कि 2016 में मोदी जी आए उन्होंने चेंज कर दिया, इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार ऐसा कई बार प्रस्ताव आए, लेकिन कई कारणों से नहीं लागू कर पाए कि ये टैक्स की बड़ी अवधारणा है, बहुत बड़ा मतलब चेंजेस है, तो हो सकता है कि दिक्कत हो। फिर दूसरा, भारत में जनांकी लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में 10 लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना है। अब आप इतना सोचो कि 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या ऐसी बात तो कर सकते हैं कि ये मतलब जनांकी लाभांश जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, उसको के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना, मतलब अगर ऐसी बात कर दी जाएगी, ये तो चुनावी भाषणों में की जा सकती है, लेकिन कई बार लिखित रूप से कर दी गई तो ऐसा तो करना अनिवार्य हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। 2 को सोचो, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी स्पेशल भाई अलग बात है व्यवहार में, यहाँ पर 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 गलत हो गया। अब 1 तो कंठस्थ है कि बिल्कुल सही है, ठीक, इस तरह से भी आप सोच लो कि 1 तो बिल्कुल सही है, तो 1 या तो 1/3 होगा या तो 1 होगा। अब केंद्रीय करों के एक निधित अंश, इसमें देख लो, डिवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडीज एज, ये तो सिंपल बात है कि वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग करों को बंटवारा करता है, तो करों को बंटवारा आपको पता है कि केंद्रीय करों के एक निर्धारित अंश, ठीक है, निर्धारित यहाँ पर निधित लिख दिया, निर्धारित कर लो, क्योंकि ये मैंने टाइप जब किया तो इसमें जिससे टाइप कराया वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि 2012 का जब आप पेपर देखोगे इतना कटा पटा पेपर है कि उसको जब टाइप करता है तो उसको खुद ही नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है तो जब टाइप करता है तो उसको दिक्कत होती है,
वो हमसे कई बार बोला था, हमने कहा तुम छाप दो, हम बाद में इसको देख लेंगे। तो हम जब रीचेक करते हैं तो जो चीज़ें हमें ठीक से दिखाई दे गई तो देख लेते हैं, जब कुछ चीज़ें आँख से निकल जाती हैं। तो केंद्रीय करों के लिए एक निर्धारित अंश का एक स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण, तो ये बात तो बोली गई है ना, ये बात तो बिल्कुल बोली गई है कि कुछ चीज़ें, भाई वित्त आयोग का काम क्या होता है, मान लो कि वित्त आयोग मान लो ये, ठीक, इसका काम क्या है कि करों का, जो सेंटर के पास जो कर आएगा उसके करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य में करना है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा मान लो कि सेंट्रल से, ये स्टेट में दिया गया, स्टेट से कुछ स्थानीय निकाय को भी दिया जाएगा, तो 3 भी मान लो, 3 तो बिल्कुल सही हो, तो 1 और 3 सही होगा। तो इसका देखते हैं आंसर 1 और सी, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि 13वें वित्त आयोग व्याख्या क्यों सही है। 13वें वित्त आयोग में ने वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए ग्रैंड बार्गेन का प्रस्ताव दिया था। इसमें जीएसटी का एक विशिष्ट डिजाइन और इसके पालन से जुड़े राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 50,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति पैकेज की सिफारिश की गई थी, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है, आयोग की मुख्य सिफारिशों में जनांकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां पैदा करने की कोई विशिष्ट योजना शामिल नहीं थी। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात लाखों, इसको कॉमन सेंस से मैंने कराई दी है। इसमें ऐसे ही सोचा जाता है पेपर टाइम में कि जब भी पेपर टाइम में ऐसी बात हो तो इनको इसी तरह से सोचा जाता है। तो फिर अगला देखते हैं, इस आयोग ने स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों, नगर पालिकाओं को अनुदान देने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसने केवल एक निश्चित राशि के बजाय केंद्रीय करों के विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल के अतिरिक्त एक निश्चित प्रतिशत, लगभग 1.93% के अनुदान के अनुरूप हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी, ठीक। सिफारिशें हैं, इनको पढ़ेंगे। अभी 16वें वित्त आयोग के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है। फिर क्या वर्तमान में 16वें वित्त आयोग, ठीक, के कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस आयोग से संबंधित मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया साहब हैं। ये पहले किसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के थे, ठीक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये बताओ। इसकी सिफारिशें, अवधि इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए 5 साल के लिए कार्य करेंगी। वर्तमान स्थिति, आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक, को 17 नवंबर 2025 को सौंप दी थी। राष्ट्रपति को सौंपता है, तो यहीं से आपको पता चला कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट के साथ संसद में पेश किया गया। प्रमुख सिफारिशें ये याद रखना, 16वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41%, ये आपके 15वें वित्त आयोग में भी थी। 14वें वित्त आयोग में 42% था, उसको घटा करके 15वें में कितना कर दिया गया, 41% कर दिया गया। अब कितनी है, 16वें में भी 41 ही रखा गया है, बनाए रखने की सिफारिश की, जो 15वें वित्त आयोग के समान है, ठीक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी हो जाएंगी, ठीक है। फिर 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 के ने राज्यों के बीच धन के वितरण, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए एक नया और संशोधित फार्मूला पेश किया। इस बार आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन, ये याद करना, आर्थिक प्रदर्शन, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए जीडीपी में योगदान नामक एक नया मानदंड जुड़ा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये याद रखना कि उसमें कोई भी चीज़ जोड़ी गई तो कंट्रीब्यूशन मतलब राज्य कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, तो उनको भी इसके आधार पर कुछ पैसा दिया जाएगा। कोई आर्थिक प्रदर्शन बढ़ावा देंगे तो उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो 16वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड, उनके भार, वेटेज को भी देख लेते हैं क्योंकि यूपीएससी वेटेज भी पूछ लेता है। आय की दूरी, इनकम डिस्टेंस 42.5% है। यह सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है जो राज्यों के बीच विकास के अंतर को कम करने के लिए इक्विटी पर आधारित होता है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की 45% था, तो इसमें कटौती की गई। तो कितनी परसेंट कटौती की गई, 2.5% की कमी की गई। पहले 45% था, अब 42 हो गए तो 2.5% कमी कर दी गई, ठीक। इनकम डिस्टेंस को लेकर के। फिर जनसंख्या दूसरा है, इसको और पढ़ लेना दोस्तों अच्छे से, मैं यहाँ पर तो बहुत तेजी से बता रहा हूँ। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के आधार पर होगी, तो इसमें भी 17.5% किया गया है, इसमें पहले 15% था ये। तो राज्यों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें 15वें वित्त आयोग 15% की तुलना में 2.5% की वृद्धि की गई। तो पहले 15वें वित्त आयोग में 15% था, अब 2.5%। तो ये याद रखना कि 17.5% कर दिया गया पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है। जीडीपी में योगदान, ये नई चीज़ जोड़ी गई है, इसको 10% दिया गया है वेटेज। यह नया जोड़ा गया मापदंड जो उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान अधिक है, ठीक। इसने पुराने कर और राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट मापदंड की जगह ली है, ठीक। तो ये इसको हटा दिया गया, कर और राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, इसको हटा करके इसकी जगह पर ये जीडीपी में योगदान जोड़ा गया। तो ये याद रखना, यूपीएससी कथन बना देगा कि इसको हटाया गया, उसको जोड़ा गया इस तरह से। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में भी 10% है। यह उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन दर में
को कम करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो पहले इसमें 12.5% से घटाकर इसको 10% किया गया। ठीक है, पहले 12.5% था 15वें वित्त आयोग में, अब कितना कर दिया कि 10%। अब इसमें दक्षिणी राज्यों को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, क्योंकि दक्षिण राज्य कहते हैं हमने तो जनसंख्या कंट्रोल की, उत्तर भारत ने कंट्रोल नहीं की, और हमें जो है इसका लाभ मिलना चाहिए, इनको पुरस्कृत करना चाहिए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, हमको जो है इसका दंड दे रहे हैं। और जब दंड दे रहे हैं तो एम के स्टालिन साहब इस विवाद को लेकर के बोलते हैं कि आप जो है हर व्यक्ति जो है महिला पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे। तो ये विवाद का कारण बन जाता है। और यहाँ पर क्या है कि आपको पॉपुलेशन के लिए जो 17.5% जो है इसको बढ़ाया गया 2.5%। इसका कारण ये है कि मान लो जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था करना और हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, स्कूल की व्यवस्था करना, ठीक है, रोडें अच्छी करना। तो ये जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आवागमन भी उसी आधार पे होगा, तो रोडें अच्छी करनी पड़ेंगी। लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ेंगे तो उसके हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, लोग ज़्यादा होंगे तो शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के यही को लेकर के दक्षिणी राज्य बोलते थे कि भाई उनको आप इसका फायदा तो वो लोग ले जाते हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो उन्होंने कर दिया कि भाई हम नई चीज़ भी आपको दे रहे हैं कि जनसांख्यिकी प्रदर्शन। ठीक है, तो पहले से जुड़ा था, इसको तो उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन दर कम करने में अच्छा प्रदर्शन किया। तो पहले 12% था, तो यही 2.5% बढ़ा के उधर दे दिए, इनको 10% कर दिए। अब विवाद का कारण दोबारा फिर बन जाएगा कि हमको क्यों किया गया, तो वो अलग बात है। फिर क्षेत्रफल को लेकर के भी 10% है। राज्यों की भौगोलिक स्थिति और सेवा वितरण की लागत के आधार पर 15% से घटाकर इसको 10%, तो 15वें वित्त आयोग में 15% था, 10% कर दिया गया। वन और पारिस्थितिकी, जिन्होंने अच्छे से परफॉर्मेंस किया है, पेड़ वगैरह लगाए, तो उनको भी हम फायदा देंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा है 15 वित्त आयोग के समान। इसको पहले भी 10% था, अब भी 10%। ठीक, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर साल 5 साल में पहले वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, पहले का मतलब उससे पहले, मतलब 5 साल में, हर 5 साल में जो 2000 मान लो कि अब पहले से गठित हो गया, ये 16वां वित्त आयोग अभी गठित हो गया, अभी लागू तो है नहीं, ये लागू तो होगा 1 अप्रैल से, तो ये पहले से बना देता 5 साल से पहले ही। तो वही कह रहा अनुच्छेद 280 संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते थे। 281 राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ठीक है, तो पहले ये रखना कि वो बोल देगा कि राज्यसभा में रखते हैं, तो दोनों सदनों में रखवाता है, ये याद रखना। संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसमें एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं, यहीं से पूछ लेगा वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी संरचना ऐसे याद रखो, ये और ये। जब भी ऐसे हो तो हमेशा यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएगा और ये आपके सदस्य हो गए, इसको सी कर लो चेयरमैन, और यहाँ पर एम 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 एम, इसका मतलब मेंबर। ठीक, तो ऐसे याद कर लिया करो, हमेशा ऐसे याद करोगे तोड़ करके किसी भी आयोग को या किसी चीज़ को, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगी। इनके नियमित राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति, जो आपके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। इनका कार्यकाल भी उन्हीं के द्वारा तय निर्धारित होता है। योग्यता, सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि तय करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, तो संसद तय करती। मुख्य कार्य क्या होता है, करों का वितरण। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, करों का वितरण। केंद्रीय करों का शुद्ध लाभ और केंद्र राज्यों के बीच साझा करना और राज्यों के बीच इसका आवंटन करना। सहायता अनुदान, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए गए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत का तय करना। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधन, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना। ठीक, ये याद रखना। फिर चौथा है आपका महत्वपूर्ण तथ्य, सलाहकारी प्रकृति। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार को बाध्यकारी नहीं होती, पहली बात तो ये याद रखना। कुछ ऐसा प्रश्न रखेगा यूपीएससी, कह देगा कि उसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती, तो पहली बात ये रखना कि बाध्यकारी नहीं होती, ये केवल सलाहकारी प्रकृति की होती। ठीक, अर्धन्यायिक निकाय भी होता है, ये एक अर्धन्यायिक क्वाजी जुडिशियल निकाय का दर्जा प्राप्त है इसको। ठीक, प्रथम वित्त आयोग, इसका गठन 1951 में हुआ था, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लेना कि पहले आपको केसी नियोगी, फिर आपको 14 पता होना चाहिए कि 14 में कौन था, 15 में आपको एन के सिंह थे। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए याद कर लेना कि कई बार यूपीएससी रख देगा पिछले 1-2 को। 16वें में आपको, वैसे यूपीएससी स्टेट पीछे ज़्यादा करता है, तो अरविंद पनगड़िया सर हो गए अपने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम करती हैं। तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस आपको सिंपल सोचो कि पब्लिक फाइनेंस में हमने इकोनॉमी में पढ़ा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा, किसका पैसा, जनता का पैसा। पब्लिक माने क्या होता है, जनता, और जनता का पैसा पब्लिक फाइनेंस वित्त। अब उसके बारे में पूछ रहा है, तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना मतलब बजट होता है। तो बजट किसका पैसा होता है, जनता का ही पैसा, टैक्स होता है, शुल्क होता है, यही सब तो होता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, पहला आपको बिल्कुल सही है। फिर दूसरा जो विनियोजन विधेयक के तहत, इसमें देख लो, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालना। तो भारत की संचित निधि से जो पैसा निकालोगे, लोग माने लोग, तो लोगों का ही तो टैक्स का पैसा सबको वहीं जमा होता है, तो ये 2 भी सही होगा आपका। ठीक, फिर तीसरा अनुपूरक अनुदानों या लेखा अनुदानों का
करना, ठीक। ये भी आपका प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट कब होता है? ये पैसा वही तो होता है जब पैसा आपको मान लो कि लोकसभा का काल खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, मतलब रोड बनाना था उसको पहले की, तो वोट ऑन अकाउंट करता है, तो वो भी तो जनता का पैसा था, तो ये भी पब्लिक अकाउंट में ही काउंट किया जाएगा। चौथा, ध्यान से पढ़ना, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत, मतलब समष्टिगत का मतलब आपका पूरे ही मैक्रो लेवल पर समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्वावलोकन करना। ये कहीं ना कहीं आपके लोक वित्त जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसमें संसदीय नियंत्रण रखने का काम इसका काम नहीं है। संसद इसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं करती। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। जैसे चौथा आपने गलत किया, बी गलत, सी गलत, डी गलत, पहला सही हो जाएगा। फिर पांचवा पढ़ लो, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। वित्त विधेयक आपका जनता के पैसे के लिए ही किया जाता है। तो थोड़ा सा मतलब मैंने इस वजह से बोला कि संसद नियंत्रण, संसद में जो जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो हम चुनते हैं, क्योंकि हम इतने सारी जनसंख्या है भारत में, अगर सबको अधिकार दे देंगे तो लूट घसूट होने लगेगी, तो हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, तो हमारे द्वारा ही प्रतिनिधि उसका पैसा निकालते हैं। तो संसद का नियंत्रण कैसे होगा? तीन चीज़ों पर नियंत्रण होगा। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, भाई जो पैसा आया उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं ये भी तो जनता को बताओ, तो ये बजट लेकर के हम ऐसा करते हैं। फिर दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से पैसा निकाल। आप कैसे भी पैसा निकाल सकते हो क्या? एक विधेयक पारित करो, जब तक हमारी अनुमति नहीं होगी, हमारी मतलब हमारे प्रतिनिधि अनुमति नहीं देंगे तब तक नहीं होगा, तो दूसरा भी सही होगा। तीसरा, अनुपूरक अनुदान, ये वोट ऑन अकाउंट, मान लो रोड बनवानी है और रोड के लिए पैसा खत्म हो गया, अब चुनाव होने वाला है अगली बार, तब उसके लिए क्या करेंगे? वोट ऑन अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। बीच में ही मान लो कि एक साल के लिए ग्रांट्स रिलीज हुआ, मान लो कि 1 लाख करोड़ रुपए रोड बनवाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रिलीज हुआ। अब मान लो कि रोड बनी और थोड़ी सी रह गई, उसमें मान लो कि 10-20 किलोमीटर की रोड बनने के लिए रह गई, अब पैसा आपके पास बचा नहीं, तो आप थोड़ा सा पैसा संसद से बीच में बजट से पहले ही लेना चाहोगे, तो वोट ऑन अकाउंट का यूज किया जाता है। ये तब भी किया जाता है और जब भी किया जाता है जब अंतरिम बजट आता है तब भी यूज कर लिया जाता है कि अब अगली बार फिर से हम अगर चुन के आएंगे तो हम पैसा लगाएंगे, नहीं तो इससे पहले हमको थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। चौथी चीज़ आपको इसलिए गलत लग रही होगी, थोड़ा सा इसको ध्यान में देखोगे, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा खर्च व्यय के हेतु, व्यय का मतलब खर्च हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियमकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्वावलोकन करना, ये कोई ऐसा लोक वित्त का काम नहीं है, मतलब संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तो चौथा गलत किया, वैसे ही आपका आंसर आ गया। पढ़ते आगे, 1, 2, 3, 5, ठीक। भारत में लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल कह रहा हूँ, हर साल संसद के सामने बजट रखवाते हैं, जिससे सरकार के आय और व्यय पर नियंत्रण रहता है, ठीक। विनियोजन विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, अनुच्छेद 114 के अनुसार जब संसद नियोजन विधेयक पारित नहीं कर पा देती, जब तक विधेयक मतलब नियोजन विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल पारित नहीं कर देती है, सरकार भारत की संचित निधि से एक भी रुपया नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब हमारे जो एमपी चुने गए हैं वही जब तक सहमति नहीं देंगे, हम जनता के द्वारा के पैसे, जनता का भी पैसा होता है और जनता का पैसा निकालने के लिए जनता की सहमति जरूरी है, तो इन बिलों के माध्यम से ऐसा किया जाता है। फिर क्या, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान, अनुच्छेद 115 और 116 के माध्यम से अतिरिक्त खर्चों या बजट पारित होने से पहले के खर्चों के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। वही चीज़ मैंने बताई कि बजट 1 फरवरी को पास होगा और पैसा रिलीज होगा 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को। उससे पहले मान लो आपने रोड बनवाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, 1 लाख करोड़, ठीक, करोड़। अब वो मान लो रोड बनी, कुछ किलोमीटर की रोडें बननी रह गई, अब बजट पास होगा तब तक विकास कार्य रुक जाएगा, रोड बनना रुक जाएगा, तो वोट ऑन अकाउंट करके पैसा पहले ही निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या, वित्त विधेयक, नए कर लगाने या पुराने करों में बदलाव के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। अब धन विधेयक, वित्त विधेयक एक तरीके से धन विधेयक होता है, मान लो ये वित्त विधेयक, इसके अंतर्गत ही धन विधेयक होता है, ठीक है। तो सारे धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते, लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। जो सरकार की कर लगाने की शक्ति पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा। नए कर लगाने, पुराने कर में बदलाव के लिए ये सब काम आपको वित्त विधेयक के तहत। चौथा गलत क्यों है, भारत में संसदीय बजट कार्यालय, अब इसको जरूर समझना है गलत क्यों है। जैसी कोई संस्था नहीं है बजटीय कार्यालय उसमें बोल रहा था, तो पहले ऐसा भी नहीं है। जो सरकार के कार्यक्रमों का मध्यवर्गीय या मध्यवर्षीय पुनर्वलोकन मिड ईयर रिव्यू करे, हालांकि प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन को ऐसे लिख लेना, इंग्लिश में जरूर इसीलिए लिख देता हूँ, एस्टीमेट्स कमेटी जैसी समितियां नीतियों की समीक्षा करती हैं, लेकिन कथन में वर्णित विशिष्ट कार्यालय का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा गलत, हमने कॉमन सेंस इसको किया था, यहाँ पर आपको विशिष्ट जानकारी दे दी। अब आगे पढ़ते हैं, इसको पॉज करके आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो। भारत की या भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा का प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो डीपीएसपी तो आपका हो गई, भारत के नीति निर्देशक तत्व, इसमें शिक्षा की बात की गई है, आपको पता है 0 से 6,
तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है, उनकी देखभाल की बात की गई है, तो यहीं पर थोड़ी सी बात हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है हम मान के चलेंगे कि DPSP है, अनुच्छेद 45 इसमें देखोगे ना तो आपको ये मिलेगा। तो हम इसको मान के चलते हैं कि एक सही है, तो एक कहाँ है, या तो A सही होगा, या तो C सही होगा, या तो D सही होगा। B को हमने यहीं काट दिया। 75% संभावना हमने 25% संभावना हमने कम कर दी। फिर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उसमें भी स्कूल होते हैं, तो उनके भी जो निकाय होते हैं, वहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है वो प्राइमरी स्कूल का कौन होता है, प्रधान होता है। सिंपल सोचो कि वहाँ का जो प्रधान होगा प्राइमरी स्कूल का वो प्रबंधक होता है वहाँ का, तो शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं प्रावधान तो डालेगा। तो ग्रामीण और शहरी निकाय उसमें भी शिक्षा की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं दो भी सही होगा। ठीक, तो हमारा जहाँ जहाँ दो है वो सही होगा, ये तो इस तीनों में ही है, तो खैर छोड़ो। फिर तीसरा पढ़ते हैं, पंचम अनुसूची मतलब पांचवी अनुसूची। तो इसका मतलब जो ग्राम सभा की बात स्थानीय निकाय शहरी निकाय में की गई, तो उसी को तो पेशा के तहत जनजातीय क्षेत्र में किया गया, और जनजातीय क्षेत्रों में भी तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं तीसरा भी उसका सही आंसर होगा। तो हम कहाँ पहुँच गए, डी में। डी आंसर आपका सही हो गया। अब आपको चौथा और पाँचवा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी आप पाँचवा देखोगे तो आपका सप्तम अनुसूची, इसी में भी अनुसूची दी गई, 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो इसमें तो राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में तो आपको शिक्षा की बात की गई होगी समवर्ती सूची में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसको पॉज करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें डी आंसर सही है। तो ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो राज्य के निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के निर्देश देता है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी निकाय 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों, ग्रामीण और नगर पालिकाओं शहरी को प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा के प्रबंधन की समितियां दी गई। ठीक है, तो मैंने वहाँ कॉमन सेंस से बताया, क्योंकि हर चीज़ आपको याद नहीं होगी। कॉमन सेंस से कोशिश करने के बाद ये प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पंचम अनुसूची, यह अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति सुनिश्चित करना है और उन्हें शोषण से बचाना है। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। पढ़ने का मतलब वहाँ पर कॉमन सेंस से किया, और यहाँ पर स्पेशल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, क्योंकि कई चीज़ें देखिए बिल्कुल स्पष्ट याद रहती नहीं है, तो मैं उसी चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के बताता हूँ कि आपको ये ना लगे कि नहीं मैं रट के आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमने एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करते, तो यही चीज़ आपकी बन जाएगी, वहाँ पर आपका आराम से हो जाएगा। छठवीं अनुसूची, स्वायत्त जिला परिषद ADC के पास अपने क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होती है। आपको पता है छठवीं अनुसूची ATM स्क्वायर पहले ही बताया था। फिर आगे चलते हैं, सातवीं अनुसूची शिक्षा समवर्ती सूची का विषय आपको पता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो कानून आया था आपको पता होगा, नई शिक्षा नीति, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। पाँचवीं अनुसूची को और थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची मुख्य रूप से अभी 2024 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो इसको हल्के में मत लेना। प्रश्न नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान है। यह प्रावधान देखिए इसकी परिभाषा में ही लिखा है पाँचवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्य पर लागू होते हैं। इन 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची बनी है। ठीक है, तो ATM स्क्वायर के लिए छठी अनुसूची बनी। ATM का मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है। मणिपुर नहीं होगा क्योंकि मणिपुर के पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई थी। इस अनुसूची की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के हित की रक्षा करना, उन्हें शोषण से बचाना और उनकी विशिष्ट संस्कृति व भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखना। ठीक, ये करना है। राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ, संबंधित राज्य के राज्यपाल को इन क्षेत्रों के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब जो अनुसूचित क्षेत्र होता है उसमें राज्यपाल को स्पेशल शक्ति होती है थोड़ी सी। ठीक है, एक कमेटी भी बनती है, आगे हम पढ़ेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद जिसको बोलते हैं, काउंसिल बनती है। वह निर्देश देती है, जो राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ होती है। तो क्या कह रहा है, संबंधित राज्य के राज्यपाल को इन क्षेत्रों में विशेष शक्तियाँ होती हैं। वह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष कानून इन क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं, या कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लो संसद ने कानून बनाया, ठीक, अब क्या हुआ, संसद ने कानून बना करके वो तो पूरे देश को एक साथ एक ही नज़र से देख करके बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कानूनों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर देंगे तो वहाँ की सांस्कृतिक कल्चर को प्रभावित कर सकती हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि इनके साथ राज्यपाल कुछ संशोधन के साथ इनको लागू कर सकता है। ठीक, तो उसमें ये कुछ फेरबदल करता रहता है। फिर जनजातीय सलाहकार परिषद, इसी को लेकर UPSC ने प्रश्न पूछा और स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ एक जनजातीय सलाहकार परिषद, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है वहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद होगी, ठीक है, का गठन किया जाएगा। इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो मान लो 20 सदस्य हैं, इनमें से 3/4 का मतलब क्या है कि लगभग 20 का 3/4 करोगे 3/4, तो 4 से काटोगे तो 5, 5 15 के लगभग जो है आप किसको काटोगे तो 15 के आसपास सदस्य इसके विधानसभा में होने चाहिए, वो भी अनुसूचित जनजाति के ही होने चाहिए। राष्ट्रपति की भूमिका, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है।
वर्तमान स्थिति, भारत में यह अनुसूची भारत के 10 राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। तो मैंने वही भारत का मैप बनाओ इस तरह से, फिर यहाँ से याद करो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 राज्य हो गए। ऐसे ही याद करो तो एक लाइन बन जाती है, इस तरह से आप सीक्वेंस में याद कर लोगे। शिक्षा पर प्रभाव, 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल और जनजातीय सलाहकार परिषद को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी की गई है, जनजातीय सलाहकार परिषद और राज्यपाल के पास, कि इन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक नीतियों और संस्थानों का प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक। छठी अनुसूची को पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार छठी अनुसूची बहुत ज़्यादा चर्चा में, दोस्तों पूछ लेगा, सोनम वांगचुक को लेकर के ये चर्चा में, और पूछेगा जरूर। अभी पिछले 3-4 महीने पहले चर्चा में बहुत ज़्यादा था, जुलाई अगस्त में। तो उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित यह अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के तहत इन क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता प्रदान करती है, ठीक। आपको ये अनुच्छेद थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो ये अनुच्छेद पूछ सकता है, रख देगा एक कथन में। हालांकि यूपीएससी अनुच्छेद इतना डीप नहीं जाएगा, स्टेट पीसीएस में तो पूछ ही लेगा। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। स्वायत्त जिला परिषद, वहां पर क्या है, सलाहकारी जिला परिषद। यहां पर देखो जनजातीय सलाहकार परिषद है, ठीक है, जनजाति 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है, ये है, ये 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या है, स्वायत्त जिला परिषद, एडीसी, ठीक है। 6ठी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ क्या है, जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइब एडवाइजरी कमेटी, TAC हो गई। 6ठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान करती है। एक परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें से 26 निर्वाचित होते हैं और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये लाइन याद कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज करके 5वीं और 6वीं को दोनों को जोड़ के पूछ लेगा। तो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 4 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन बोडोलैंड जो एक परिषद है उसमें 42 सदस्य, ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक। परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना। परिषद जो होती है एडीसी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ, इन परिषदों को अपने क्षेत्र में भूमि, वन, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह, विरासत और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कानूनों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से विधायी परिषद भी होती है। इसका नाम ही स्वायत्त, मतलब ये आप खुद कानून बना सकती है, मतलब केंद्र का कानून यहाँ लागू ही नहीं होगा, ये अपने लिए खुद का कानून बनाती है, ठीक। फिर न्यायिक शक्तियाँ, ये परिषदें जनजातीय रीति रिवाजों के आधार पर छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालय का गठन कर सकती है। तो ग्राम न्यायालय गठन की भी बात यहाँ पर की गई। राजस्व शक्तियाँ, परिषदों को अपने क्षेत्र में कुछ कर, टैक्स लगाने और रॉयल्टी एकत्र करने का भी प्रावधान है। तो राजस्व शक्तियाँ यूपीएससी ये भ्रमित कर देगा कि बड़े बड़े टैक्स दे देगा, कि इनकम टैक्स लगाने का, ये करने का, वो करने का। छोटे मोटे टैक्स लगा के अपना आय सृजित कर, मतलब एक तरीके से छोटा मोटा देश मान लो, हालांकि देश कहना उचित नहीं है, लेकिन एक तरीके से मतलब वहाँ पर उन्हीं का कानून चलेगा। तो राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, राज्यपाल के पास इन जिलों की सीमाओं को बदलने, स्वायत्त जिले की बनाने की शक्ति होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास नहीं होगी ज़्यादा शक्ति, यहाँ पर राज्यपाल की ज़्यादा शक्ति होती है। शिक्षा पर प्रभाव, 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को अपने जिले में प्राथमिक विद्यालय, कॉमन सेंस से सोचो, जब इतने सारे पावर दिया जाए, शिक्षा को लेकर के भी पावर इनके पास होगा। तो जिले में प्राथमिक जिला विद्यालयों को स्थापित करने, ठीक है, अपने जिलों में प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित करने, बनाने और प्रबंधित करने की शक्ति दी गई है। वे प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से और पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, जिससे स्थानीय जनजातीय भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण संभव हो सके, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो इससे पहले अब मैं थोड़ा सा स्टॉप देता हूँ आपको, इतना, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग इसको 1 घंटे बाद मैं फिर से अपलोड कर दूंगा इसको, तब तक आप इसको एंजॉय करिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।